कहानियाँ। अंतिम संस्कार। सारा आंगन लोगों से भरा पड़ा था। गेट के बाहर भी कुछ लोग खड़े कानों कान बज रहे थे। घर का मुख्य कमरा औरतों से भरा था। कोई रो रही थी तो कोई रोती को चुप कराने में मगन थी। कमरे में सफेद कपड़ों से ढकी लाश के सिराने कुछ अनाज रखा था। पानी की गड़बी के पास भी तेल का ढका दीपक जला हुआ था। कभी कोई इस तरफ से फोन करता तो कभी दूसरी तरफ से फोन आने की घंटियां बज उठती थी। एक लंबी घंटी बजी तो मास्टर जयप्रकाश ने जल्दी से उठकर फोन उठाया। हेलो, हाँ मैं जयप्रकाश ही बोल रहा हूँ। क्या अभी रवि के साथ कोई संपर्क नहीं हो पाया है? अच्छा चलो कोई बात नहीं। मास्टर शर्मा जी ने फोन रख दिया। दुख और निराशा उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। पिंडदान किससे करवाएं? मास्टर जी ने अपने पास खड़े एक रिश्तेदार से पूछा। क्या राकेश और रवि नहीं आ रहे? उसने मास्टर जी से पूछा। नहीं, वे किसी साइट पर गए हैं, फोन लग नहीं रहा। कोई बात नहीं, पुनीत से पिंड दिला देते हैं। मास्टर जी ने अपना विचार आखिरी फैसले के सामने रखा। तब तक नजदीक नजदीक खड़े लोग भी उनकी बातचीत सुनने के लिए उनके पास इकट्ठा हो गए। सबने मास्टर जी की हाँ में हाँ मिलाई। एक आदमी ने उनके समर्थन में कहा, हाँ और क्या, लाश को खराब थोड़ा न करना है। आखिर अमेरिका से आने में टाइम तो लगेगा ही। अगर आज रात को भी वे बाई एयर चलेंगे तो दिल्ली पहुंचने में 15 से 18 घंटे लगेंगे और यहाँ तक पहुंचने में भी 10-11 घंटे लग जाएंगे। सबने इस बात में हाँ में हाँ मिलाई। मास्टर जी ने छोटे बड़े लड़के को मुद्रा सिर के बाल काटने को कहा और सब लोग अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए। पर यह फैसला लेने के पश्चात मास्टर जी वहां खड़े खड़े सोचने लग पड़े, क्या हुआ बेटा होने का? दो बेटे होने पर भी आखिर आग तो भतीजे से ही दिलानी पड़ी। हम लोग पुत्र होने की मन्नतें क्यों करते हैं? क्या ये हमारे दिल का भ्रम नहीं कि मेरा पुत्र मुझे शमशान पर अग्नि देगा, ये मेरी जायदाद का वारिस बनकर मेरा नाम जिंदा रखेगा? कैसा नाम? किसका नाम? आप मरे तो जग प्रलय। और मेरे लड़के जो परदेश में हैं, उन्होंने मेरी संपत्ति कब और किस लिए संभालनी है। उन्हें वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अमेरिका जैसे देश में सब कुछ तो है। उन्होंने मेरे मरने के पश्चात एक दिन आकर ये सब कुछ बेचकर लौट जाना है। मेरा नाम तब तक कागजों में रहेगा जब तक वे सब कुछ बेच नहीं जाएंगे। उसके पश्चात कुछ समय तक याद रखेंगे कि यहाँ मास्टर जयप्रकाश होते थे। धीरे धीरे वो सब कुछ भूल जाएंगे। ये सोचते सोचते मास्टर जयप्रकाश की आंखों में पानी आ गया और भरी आंखों से अपने गुजरे चुके समय की तस्वीर घूम गई। जयप्रकाश जब 8वीं में पढ़ रहा था कि पिता परमेश्वर को प्यारे हो गए थे। इस कारण जयप्रकाश अपने भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके कंधों पर 2 बहनों, 1 भाई की जिम्मेदारी आ गई थी। पिता पंडिताई का काम करके परिवार को पाला करते थे, पर उनके स्वर्ग सिधार जाने के बाद सारी जिंदगी एक पहाड़ जैसी बन गई थी। जैसे जैसे जयप्रकाश ने 8वीं पास कर ली, रिवाजों और परंपराओं में बंधी औरतें विधवा होने के साल भर तक घर से बाहर नहीं निकलती थी। इस कारण वार्षिकी के पश्चात जयप्रकाश की माँ पूर्णमासी, संक्रांति और अमावस बताने के लिए अपने यजमानों के घर चली जाती और वहां से कुछ उपहार सौदा मिल जाता। जयप्रकाश भी यजमानों के घर जन्मदिन और पूजन तो कभी सत्यनारायण की कथा करवाता। ऐसे से घर खर्चा चल पड़ा और जयप्रकाश की 10वीं पास हो गया। पढ़ने में तो होशियार था जयप्रकाश और 10वीं भी अच्छे नंबर से पास कर ली। पर अब क्या करे? वो चाहता था कोई डिप्लोमा कर ले, पर उसके लिए पैसे कहाँ से आए? बहन जवान विवाह योग्य हुई थी। इस कारण किसी ने सलाह दी कि वो JBT कर ले। कुछ सरकार से स्टाइफंड मिल जाएगा और कुछ रिश्तेदारों से उधार उठा लेंगे। 1 साल की ट्रेनिंग और साल पहले ही मास्टरों की कमी के चलते जयप्रकाश प्राइमरी स्कूल में लगा दिया गया। इससे उसके घर का खर्चा आसानी से चल पड़ा। दोनों बहनें बारी बारी से ब्याह दी गई। छोटा भाई पढ़ाया और अपना विवाह करके भाई का विवाह भी कर दिया। बड़ी मेहनत के अपना स्तर उठाने की। वो दिन रात कहीं न कहीं कुछ न कुछ करता ही रहता। उसके दिल में चाह थी कि कठिनाइयां उसे झेलनी पड़ी, वो उसके बच्चों को न आए। जयप्रकाश दोनों बहनों और एक भाई के विवाह अपने हाथ करके अपने पिता की छोटी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया था। छोटे भाई के 2 मुन्नू और 2 बेटियों ने जन्म लिया।
पर जयप्रकाश को अभी संतान का मुंह देखने को न मिला था। कितने ही डॉक्टर, वैद्य, हकीम और चेलों के पास गए, देवी देवताओं के यहाँ भी माथा टेका, कुलजा जा कर मन्नतें की, तब जाकर उनके घर बेटी हुई। उनके दिल में बेटी के लिए वैर विरोध नहीं था, पर बेटा हो पड़े इसकी बड़ी इच्छा थी, क्योंकि बेटे ने ही तो उनका वंश बढ़ाना था और बुढ़ापे में उसकी सेवा, मरने पर चिता को आग देने और हरिद्वार में पहुंचाना है। मालिक ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और अगले ही साल उसके घर में बेटा हो गया। बहुत बधाइयां मिली, बहुत लड्डू बटे, खुशी खुशी के गुत्र के दिन धाम थी जिसे खाने बहुत से लोग आए। तीसरे साल फिर उनके घर एक बेटा हुआ। बड़े का नाम राकेश और छोटे का रवि रखा। जयप्रकाश के मन में ये चाव था कि उसके बेटे बहुत पढ़े और बड़े आदमी बने। दोनों बेटों को बारी बारी अपने ही स्कूल में दाखिला करवाया। दोनों पढ़ने में निपुण थे। 5वीं, 8वीं और 10वीं में दोनों ने वजीफा लिया और जमा के 2 इम्तिहान में मेरिट पाई। इस कारण मास्टर होरा उन्हें बारी बारी इंजीनियरिंग दाखिला करवा दिया। दोनों ने अच्छे नंबर लेकर इंजीनियरिंग उत्तीर्ण की। एक अंग्रेजी कंपनी में उनके संपर्क करके अमेरिका में नौकरी दी। दोनों बेटों को अमेरिका भेजकर मास्टर जी की खुशी का ठिकाना न था। राकेश का विवाह उन्होंने अपने ही इलाके में कर दिया था, पर रवि को एक अंग्रेजन पसंद आ गई, जिससे उन्होंने जरा भी विरोध नहीं किया। दोनों की औरतें उन्हीं के साथ रह रही थी। कुछ ही वर्षों में मास्टर पुत्र और पोत्रियों वाले हो गए। वे कभी कभार यहाँ छुट्टियों में आ जाते तो मास्टर का घर बच्चों की किलकारियों से गूंज उठता। सुबह से शाम तक दोनों पति पत्नी का बच्चों से खेलना, खाना खिलाने और घुमाने में दिन खत्म हो जाता। पर जब वे वापस चले जाते तो फिर एक शून्यता छा जाती। कभी पत्नी बीमार होती तो मास्टर जी उसकी देखभाल करते, दवाई देते, रोटी बनाते, नहीं तो औरत ही सारा घर का काम काज देख लेती। पिछले साल राकेश बच्चों सहित आ गया था तो माँ बीमार थी। वो उसका उपचार कराने शहर के एक अस्पताल में ले गया था। सप्ताह भर में वो स्वस्थ होकर लौट आई थी। 2-3 दिन घर में माँ की देखभाल करने के पश्चात जब वो फिर अमेरिका जाने को तैयार हुआ तो राकेश को माँ ने बहुत कहा कि वो कुछ दिन और रुक जाए या नहीं तो बच्चों और पत्नी को ही महीना भर छोड़ जाए। पर राकेश इसके लिए तैयार नहीं था और उसने माँ को कहा कि अगले हफ्ते बच्चों के स्कूल लगेंगे और उसे दफ्तर में काम भी ज्यादा है, इसलिए वो नहीं रुक सकता। जयप्रकाश की पत्नी इस बार जब बीमार हुई तो दोनों बेटे के फोन आए। माता का इलाज अच्छे अस्पताल में कराएं। घर में तो पैसे की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ पैसे घर भेज दिए थे, पर खुद घर आने में असमर्थता बता दी। कल सुमन जब बड़ी बीमार हो गई, रात दोनों बेटों को फोन आया और हालचाल भी उन्होंने पूछा था। वो बड़ा रोई थी। बच्चों से मिलने की चाह भी उसने रखी थी, पर अब उनसे न मिल सकने की ये बात भी कह दी थी और आज सच ही। माई जी सब तैयारी हो चुकी है, भाभी को सिंदूर भर दो। छोटे भाई ने मास्टर जयप्रकाश को भारी आवाज से कंधा हिलाते उठने को कहा तो मास्टर जी के विचारों का ताना टूटा। उसका जोर से रोना निकल गया। उसे 2-4 आदमियों ने आगे बढ़कर हौसला बांधते वहां ले गए जहां सुमन की अर्थी औरतों ने सजा रखी थी। उसे देखकर जयप्रकाश इतना जोर से रोया कि उसे बेहोशी आ गई। उसने सुमन के सिर को अपनी छाती से लगा लिया। सुमना सुमना, तू मुझसे ये क्या करने लगी है? मैंने तो तेरी ये मांग तुझे दुल्हन के रूप में पाने के लिए भरी थी। आज दूसरी बार तुझसे बिछड़ने के लिए मांग भरी जा रही है। जयप्रकाश के इस विलाप को सुनकर वहां खड़े औरत मर्दों से भी रोना निकल गया। फिर उसे अपनी छाती से लगा लिया। वहां खड़े लोगों ने जयप्रकाश को हौसला बांधते सुमन को उससे छुड़ाकर उसे बाहर ले आए। सुमन की अंतिम यात्रा दिल को फाड़ डालने की हालत में घर से बाहर निकली। संस्कार कर लोग शमशान से अपने अपने घर लौट आए। कोई कहता इससे तो निसंतान भले बेटों के होते अंतिम समय में गंगा जल भी नसीब न हो सका, ऐसे बेटे किस काम के। तो किसी ने सुनाया माँ को अग्नि देना उन अभागों के नाम नहीं लिखा था, नहीं तो माँ कब से बीमार थी। दोनों में से एक तो आ सकता था, पर उन्हें माँ नहीं पैसा और अपना परिवार प्यारा था। दूसरे दिन रात को फोन आया तो राकेश ने पूछा ये कैसे हुआ और फोन पर ही बड़ा रोया। अगले दिन दोनों पुत्र परिवार समेत घर पहुंच गए। रोना धोना हुआ। उनके दिलों में अपनी माँ को अग्नि न दे पाने का बेहद दुख था। वहां उन्हें लोगों के उल्हाने भी सुनने को मिल रहे थे। अगले दिन दोनों बेटे जयप्रकाश के साथ अस्थि विसर्जन के लिए गंगा जी चले गए। कर्म क्रिया हुई। 16वां भी हो गया
इन दिनों मैं रोना हंसना चलता रहा। जयप्रकाश की बेटी निशा सारे दिन यहीं रही थी और 16वें दिन अपने घर लौट गई थी। फिर भी दोनों बेटों की बहुओं और पोत पोतरियों के साथ घर में चहल पहल लगी रही, जिस कारण जयप्रकाश अपना दुख कुछ कम महसूस कर रहे थे। पर एक हफ्ते के बाद दोनों ने अमेरिका लौटने की बात कही। वे चाहते थे कि उनके पिता उनके साथ अमेरिका चल पड़े, पर पिछले लंबे समय से पत्नी के साथ जुड़े चेतों को छोड़कर वो अमेरिका जाने के लिए तैयार नहीं हुए। उनका दिल रखने के लिए उन्होंने कहा, यहाँ तो कोई बात नहीं, मनुओं पर अभी तक कई लोगों ने ये अफसोस करके जाना है, आज ही घर में ताला जड़ना अच्छा नहीं लगेगा और 1 साल तक पानी और बत्ती भी देनी होगी, गाय को रोटी भी, ये सब काम मुझे ही करने होंगे। कोई बात नहीं, फिर चल पड़ूंगा, और मेरे भी तो आपके सिवा और है कौन। वे आज जाने को तैयार थे, इसलिए मास्टर जी के चेहरे पर सुबह से ही उदासी नजर आ रही थी, पर उन्हें तो जाना ही था, इसलिए वे अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर चले गए। बच्चे दादू के साथ बड़े दिल से मिले थे, तब उनका भी दिल भर आया था। गाड़ियां चली गई, बच्चे दादा को हाथ लहराते जा रहे थे और मास्टर जी का हाथ भी हवा में हिल रहा था उन्हें विदा करने के लिए। देखते देखते गाड़ियां आंखों से ओझल हो गई। मास्टर जी ने बच्चों को भेजकर घर का दरवाजा खोला और अंदर आए और सारा घर जैसे खाने को आता लगा। वे सुमन की तस्वीर के सामने खड़े होकर भरी आंखों से बोले, सुमना, आज तेरे मुड़कर अमेरिका चले गए, मैं यहाँ अकेला रह गया, मैं कैसे जीऊंगा इस अकेले घर में। अब तो तेरी यादें मुझे रुलाने के सिवा कुछ नहीं कर रही। तेरे वे बेटे जिन्हें तू इंजीनियर बनाकर अमेरिका भेजकर फूला नहीं समा रही थी, आज मैंने उन्हें फिर लौटा भेजा अमेरिका। वे तुझे अग्नि न दे सके और मुझे भी न दे पाएंगे। अब मैं अकेला क्या करूंगा, कैसे जीऊंगा, अब कैसे गुजारूंगा अपनी जिंदगी के वे बचे दिन। आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। दरवाजा खुला, मास्टर जी की बेटी निशा अंदर आई। पिता को माता की तस्वीर के सामने खड़ा देखकर सिसकती हुई पिता के साथ लिपट गई। अपनी शर्तों पर। गांव से आई दूर के रिश्ते में देवरानी लगती लाजिया को मिलने जब मैं अस्पताल पहुंची, तब डॉक्टर उसकी जांच कर रहे थे। बाहर खड़ी उसकी चाची सास ने मुझसे कहा कि मैं अंदर आऊं। वो चाहती थी कि लाजिया की हालत के बारे में मैं पूरी जानकारी मिले। उसका पति साथ ही था, पर उसे बड़ा आलतू फालतू बोलने की आदत है। उस पर से समझ भी उतनी भरी ही है। पिछली रात वो उसके साथ आई थी, पर इतने से ही समय में जी भरकर उकता गई है। मैं उसकी बात मानकर अंदर गई। गांव के मरीजों के मुकाबले में मेरा जरा साफ सुथरा पहनना ओढ़ना और बोलचाल को देखते सुनते लाजिया की बीमारी की दुखदायी सच्चाई डॉक्टर ने धीरे धीरे मुझे समझा दी। उसके मुताबिक वो बड़ा पहले से ठीक नहीं रहती होगी। आज की हालत यह है कि दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। मन रखने योग्य साधारण सा उपचार घर रहकर करें तो इसके लिए यही ठीक रहेगा। डॉक्टर ने सुझाव लज्जा के पति को माली हालत का अंदाजा लगाकर ही दिया होगा, पर मैं जानती थी कि वो आदमी इलाज करा सकता है। नहर के काम पर पक्का बेलदार है, जगह जमीन भी काफी है। इसी कारण से मैंने पूछा कि अब कोई गुंजाइश है ही नहीं क्या, तो थोड़ा हौसला बढ़ाते बोली कि खून साफ करना पड़ेगा हफ्ते में 2 बार, फिर हो सके तो गुर्दा बदलवाने की सलाह किसी बड़े अस्पताल में लेके देखना। आज ही यहाँ से छुट्टी लेकर घर चले जाओ और कल सुबह चंडीगढ़ पीजीआई अस्पताल में ले जाओ इसे। मैंने कहा। दोनों ने मेरी बात मान ली। मैंने अपने पति को फोन किया था कि उनके जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम कर दें। लाजिया की सीट पर बिठा रहे थे कि उसका बेटा आ पहुंचा। ताया जी, क्या हुआ था माँ को? उसने समझा कि ठीक होकर उसकी माँ घर चली है, इसके गुर्दे काम नहीं कर रहे। मेरे पति उगती दाढ़ी मूछों वाले कच्ची उम्र के लड़के को देखे बिना बोले। इस कारण से क्या होता है, उन्होंने उसे बाहों में भर लिया, पर जवाब न दे सके। जंगल पानी जाने में मुश्किल होती है, थोड़े और कुछ नहीं होता, लड़के के पिता ने कहा। तो ऐसी उदासी में भी मेरे होठों पर हंसी आ गई। ये नादानी भला है, मैंने सोचा। आंखें मूंद लगभग सारा भार सास के कंधों पर डाले निहाड़ ही लज्जा सीट पर टिके उसके बाएं हाथ पर मैंने हाथ धरा तो उसने आंखें खोल दी। इलाज जरा लंबा चलेगा, पर तुम ठीक हो जाओगे। घड़ी भर मेरी ओर देखकर बिना हामी भरे आंखें मींची ली उसने। उससे एक क्षण उसकी आंखें मुझे बहुत सजग
और सब कुछ जानती सी लगी। सत्येन या लज्जा इतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती हैं। मेरी ओर उसकी उठी नजरें किसी सर्वज्ञानी और निर्लिप्त योगी सी लगी थी। बड़ी खींचती हो तुम छोटी छोटी सी बातों को। खैर, सर्वज्ञानी हो या निर्लिप्त होगी ये तो मुझे पता नहीं, पर दो टूक सीधा बात करने वाली हिम्मती औरत जरूर है लज्जा। क्या कहते हो? उसे कभी बोलते तक सुना नहीं। बोलना तो छोड़ो, पति की फालतू चबड़ चबड़ सुनते नजर उठाकर मुख उल्हाना तक देने तक नहीं देती थी। मैंने ऐसी हिम्मती औरत और कहीं नहीं देखी थी। नारी मुक्ति आंदोलन के प्रपंच पढ़ते और सुनते हिम्मत का अर्थ ऊंचा ऊंचा बोलना, नारे उछालना और बिना मतलब घर भर को हलकान किए रखने तक सीमित हो गया है तुम्हारे लिए। पति कुछ ज्यादा ही नाराज लगे तो मैंने विनम्रता से पूछा, हिसाब से हिम्मत क्या है? सुनूं तो। वे एकदम प्रवचन देने की मुद्रा में आ गए। स्वाभिमानी और अस्तित्व जब खतरे में हो तो आग्रह व्यर्थ उपक्रम है, विरोध नाटक है और आंसू लिजजिलापन है। तब स्वयं अपने हक में एक फैसला सुना देना होता है और यही हिम्मत है। लज्जा ने सुनाया था ऐसा फैसला। मुझे लगा कुछ खास बात है। हाँ, जब इसकी शादी हुई तो इसके ससुर को मरे हुए कई साल हो गए थे। उन दिनों प्रीतो इसका चाचा ससुर ही घर में प्रधान था। शरीर से हट्टा कट्टा पर मन से कमजोर, रसिया इतना कि कभी गांव के किसी लड़के की बारात में नहीं गया। पीछे रहकर रात को छुपते छुपाते औरतों का गिद्दा देख पाने के लालच में छैल गबरू, ऊपर से आधी जमीन जायदाद का मालिक। इसकी सास उसका हुक्का कभी बुझने नहीं देती थी। तुम शायद जानती नहीं। जानती हूँ। लंबरदानी चाची ने दांतों में पल्लू दबाकर बताया था कि एक दिन की लज्जा का छुटका देवर प्रीतो का बेटा है। हाँ, यही कहते हैं लोग और शायद सच भी हो। मरने के लगभग 5-6 साल इसका ससुर बीमार पड़ रहा था। तब प्रीतो ने ही घर चलाया। बिजली की फुर्ती सा काम करता था और बड़े शौक से करता था। इसकी बैलों की जोड़ी देखने आसपास के गांव के लोग आते थे। पेड़ पर पथराए काटने के लिए चढ़ता तो कुछ देर वहीं बैठकर पंचम में पूरे स्वर में झिझोटी छिड़ देता। राह चलते लोग सुनने रुक जाते। प्रीतो पुराण ज्यादा ही लंबा हो रहा था। प्रीतो तुम्हारी नजर में काम का आदमी है नहीं, पर एक जिंदगी बहुत बड़ी होती है। एक व्यक्ति ने उसे जीते हुए बहुत कुछ जी लेता है एक साल। कई बार विरोधी दिखती बातें भी तुम्हारे हमारे अनुभव और निर्णय टिप्पणियों की जद में ही नहीं होता जीवन, जिसके बाहर भी होता है। शायद बाहर ज्यादा होता है। तुम लज्जा की बात कर रहे थे, मैंने टोका। हाँ, ब्याह के करीब 1-1.5 महीना बाद इस लज्जा ने हमारे बाबा सहित 3 बुजुर्गों और प्रधान को सांझ के समय घर बुलाया। बाबा 1-2 साल से ये किस्सा माँ के सामने सिलसिलेवार दोहराते रहे थे। मुख्य कमरे में आमने सामने पड़ी 2 चारपाइयों पर खेस बिछाकर सबको इज्जत से बैठाया। अपने आप जमीन पर पड़े पारल पर बिछी दरी पर सास को साथ लेकर बैठ गई। उबरी के लिए खुलते दरवाजे पर खड़ा रहा गया पति। लज्जा ने घूंघट हटाया और मुख्य कमरे के बीचों बीच खड़ी हो गई। थर थर कांप रहा था उसका शरीर, पर आवाज सपाट एकदम। आपकी हाजिरी में इस गांव घर में बहू बनकर आई थी मैं। यहाँ लाया गया मुझे। पति की ओर इशारा करके कहा उसने। सेहरा बांधे के और गाजे बाजे के साथ लाया था इस घर में। 2 मर्द हैं, एक आपके साथ बैठा है। यह अंधेड़ मेरा पति का चाचा, दूसरा मेरा पति। मुझे बताया जाए कि किसके साथ व्याहता धर्म निभाऊं मैं। पागल हुई है बदजात, मुझे बता क्या बात है। दरवाजे पर खड़ा शेर गर्जा। तुमसे बहुत बात कर ली मैंने और बहुत कुछ बता भी लिया। सख्ती से रोक के हुए बोली, आज इनसे बात कर लेने दे। प्रधान जी की ओर मुड़ी, फिर बोली, आपका हुक्म बजाऊंगी, पर रहूंगी एक के साथ, चाहे उस नामर्द के साथ, चाहे इस जोरवार के साथ। हिकारा से देखा उसने प्रीति को, पर रहूंगी इस तरह के एक के साथ रहते कि दूसरा मुझे छूना तो दूर टेढ़ी आंखों से देखेगा भी नहीं। अपनी बात खत्म करके उसने मुंह पर घूंघट डाल लिया और दीवार से पीठ टेक कर बैठ गई। सास चादर से मुंह ढांप कर भीतर चली गई। प्रधान प्रीति को आंखों के इशारे के साथ बाहर ले गया। मुड़कर अंदर आए तो प्रीति ने अपनी पगड़ी बहू के पैरों में रख दी। सच ऐसा हुआ था, पर इसके बाद भी उसी घर में कई सालों से एक ही घर में इकट्ठे रह रहे हैं। हाँ, लज्जा के साथ जो कुछ हुआ वो मुझे मुद्दा बनाने की हालत में नहीं। गरीब घर की बेटी थी, ससुराल में ही रहना था इसे।
लेकिन अपनी शर्तों पर रहना था। उकसेव। खासी में केसक का अर्थ कुत्ता होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में सभी जानवर आपस में मिलजुल कर शांतिपूर्वक निवास करते थे। उस जंगल में जानवरों का एक बाजार नियमित लगता था, जिसमें सभी जानवर अपनी किसी न किसी चीज को लेकर उसे बेचने के लिए उपस्थित होते थे। इस बाजार को लूरी लूरा कहते थे। इस बाजार में जंगल में सभी जानवरों को आना आवश्यक होता था और सभी को अपने साथ कुछ न कुछ सामान बिक्री के लिए ले आना होता था। मनुष्यों को इस बाजार में शामिल होने की मनाही थी। एक दिन एक कुत्ता खाने की खोज में इधर उधर घूम रहा था। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो बहुत आलसी और कामचोर था। इधर उधर से उसे जो कुछ मिल जाता उसी से वो अपना काम चला लेता था। एक दिन जब वो भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहा था, अचानक वो कुछ मनुष्यों के घर के पास से गुजरा। उस घर से खाने की सुगंध आ रही थी। भूख से व्याकुल वो कुत्ता उस घर के पास गया और लालसा भरी निगाहों से घर की ओर देखने लगा। दोपहर का समय था और घर के लोग खाना खा चुके थे। जब उन्होंने कुत्ते को भूखा और लालसा भरी निगाहों से उनकी ओर ताकते देखा तो परिवार के लोगों को उस कुत्ते पर दया आ गई। उन्होंने अपना बचा हुआ खाना उसे खाने के लिए दे दिया। कुत्ते ने भरपेट खाना खाया। उस खाने का स्वाद उसे बहुत अच्छा लगा। उसके खाने के बाद भी ढेर सारा खाना बच रहा था। कुत्ते ने सोचा, क्यों न इस बचे हुए खाने को ले जाकर वो लूरी लूरा बाजार में बेच दे। उसने मिट्टी का एक बर्तन लिया और उसमें बचा हुआ खाना भरकर बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो अपने खाने के बारे में लगातार प्रशंसापूर्ण बातें करता चला जा रहा था। जब वो बाजार में पहुंचा तो अपना खाना लोगों के सामने रखकर आवाज लगाने लगा कि आओ, ये बेहतरीन खाना है, जिसे चाहिए इसे खरीद लो। लेकिन जब उसने अपने खाने का बर्तन खोला तो उसमें से अजीब बदबू निकल रही थी। तब एकत्र जानवरों ने उसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया। जानवरों के इस व्यवहार से कुत्ते को बहुत अपमान महसूस हुआ और वो बाजार के प्रमुख के यहाँ इसकी शिकायत करने पहुंचा। परंतु उसने भी कुत्ते की बात पर ध्यान नहीं दिया और उसका मजाक उड़ाने लगा। ये देखकर कुत्ता गुस्से में बाजार छोड़कर निकला। निकलते निकलते उसने गुस्से में भरकर चिल्लाते हुए कहा, एक दिन वो अपने इस अपमान का बदला जरूर लेगा। परंतु उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि सबने उसके जाते ही उसके खाने के बर्तनों को जमीन पर उलटकर अपने पैरों से कुचल कुचल कर सारा खाना नष्ट कर दिया। अपमानित कुत्ता वहां से निकलकर सीधे मनुष्य के पास पहुंचा। उसने मनुष्य से अपने साथ हुए व्यवहार की शिकायत की और कहा कि वो उसे न्याय दिला सकते हैं, क्योंकि पशुओं ने अपने यहाँ से बहुत अपमानित किया है। उसने मनुष्य से प्रार्थना की कि उसे अपने पास रहने के लिए कुछ जमीन दे। वो अब वापस उन जानवरों के बीच नहीं जाना चाहता, क्योंकि वे अत्यंत क्रूर और स्वार्थी हैं। बदले में मनुष्यों की रखवाली तथा घर की देखभाल करेगा। मनुष्य ने उसकी विनती सुनकर घर के बाहर उसे रहने की अनुमति दे दी। तभी से कुत्ता जंगल में न रहकर मनुष्य के घर में रहता है। अपने कहे अनुसार कुत्ता आज भी जब किसी जानवर को देखता है तो उसका पीछा करता है। जानवरों के पैर में लगी खाने की गंध से आज भी कुत्ता जानवरों को आसानी से दूर से ही सूंघ लेता है और उन्हें मनुष्य के आसपास भटकने भी नहीं देता। खोई हुई लिपि। खासी जनजाति की मौखिक परंपरा के अनुसार जब सृष्टिकर्ता ने 16 में से 7 कबीलों को पृथ्वी पर भेजने का निर्णय किया तो ये 7 कबीले धरती पर बस गए। उन्होंने धरती पर खेती करनी शुरू की, वनों को आबाद किया और सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में धरती पर निवास करने लगे। परंतु ईश्वर के आदेश की अवहेलना करने और लोभ और लालच में पड़ जाने के कारण वे स्वर्ग में स्वेच्छा से आने जाने के अधिकार से वंचित हो गए। उन्हें ईश्वर की अनुकंपा मिलनी बंद हो गई और वे अपने 9 अन्य कबीले भाइयों से अलग पृथ्वी पर ही निवास करने लगे। अब ये 7 कबीले धरती पर अकेले रहने लगे। ईश्वर द्वारा बनाए गए नियमों की अवहेलना होने से उन्हें तमाम तरह के दुखों और परेशानियों को झेलना पड़ रहा था। स्वर्णिम सीढ़ी के कट जाने से प्रतीकात्मक रूप से मनुष्य को स्वर्णिम जीवन का अंत हो चुका था। चूंकि अब उसके पास ईश्वर का दैवीय विधान नहीं था, इसलिए वो चारों तरफ से अंधविश्वासों और विचित्र परंपराओं और रीति रिवाजों से घिर गया।
संकट के समय में कुछ बुद्धिमान लोगों ने मनुष्य की एक सभा बुलाई। इस सभा में विभिन्न पक्षों द्वारा अपने विचार रखे गए। सभा में लोगों ने फिर से ईश्वर की शरण में जाने के बारे में विचार किया और मनुष्य व ईश्वर के बीच मध्य स्थापित किए जाने की बात कही गई। लगातार प्रार्थनाएं एवं विनती से सर्वशक्तिमान ईश्वर को उन पर दया आ गई और उन्होंने मनुष्यों से कहा कि वे अपने एक दूत को ऊंचे पर्वत शिखर पर भेजें। उन्होंने ये भी कहा कि वह री खासी के नीचे के मैदानों से भी एक प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए। सृष्टिकर्ता के कहे अनुसार मनुष्यों के दूत निचली भूमि के एक प्रतिनिधि के साथ पर्वत शिखर पर गए, जहां उन्हें 3 दिनों तक धार्मिक और नैतिक उपदेश दिए गए। इन उपदेशों की 2 प्रतियां तैयार की गई और उन दोनों दूतों को सौंप दिया गया। दोनों दूतों ने विदा ली और वापसी की यात्रा पर चल पड़े। परंतु यात्रा इतनी आसान न थी। रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी थी जो इस समय बाढ़ के पानी से पूरे वेग से उफन रही थी। दोनों दूत इस नदी के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि कैसे पार किया जाए। मैदानी व्यक्ति ने उसके सिर पर लंबे बालों का गुच्छा था, अपने दस्तावेजों को अपने बालों में बांध लिया और सही सलामत नदी पार कर ली। खासी दूत ने अपनी प्रति को दांतों से पकड़ रखा था। उसे अच्छी तरह तैरना नहीं आता था क्योंकि पहाड़ों पर तैराकी सीखने का उसे अधिक अवसर नहीं मिल सका था। गहरे पानी में पहुंचने पर वो अपना संतुलन ठीक से बनाए न रख सका और कोई उपाय न देखकर अपने दस्तावेजों को निगल गया। इस प्रकार उसका लिखित दस्तावेज खुद उसके पेट में समा गया। दस्तावेजों के नष्ट हो जाने पर दूत बहुत दुखी हुआ, परंतु अब कोई उपाय न था। उसने एक बार फिर ऊंचे पहाड़ पर जाकर सृष्टिकर्ता से संपर्क करने की कोशिश की, परंतु दुर्भाग्य से सृष्टिकर्ता से उसकी भेंट नहीं हो सकी। दूत अत्यंत दुखी और हताश वापस लौट आया। गांव में वापस पहुंचकर दूत ने अपनी आपबीती लोगों से कह सुनाई। सौभाग्य से सृष्टिकर्ता द्वारा दिए गए उपदेशों का कुछ भाग उसे अभी भी याद था। उसने लोगों से वो सब बताया। एक बार फिर मनुष्य की एक सभा बुलाई गई, जिसमें दूत ने सभी मनुष्यों की सृष्टिकर्ता द्वारा दिए गए उपदेशों और दैवीय नियमों के बारे में बताया। यदि उसे सृष्टिकर्ता के पूरे उपदेश याद नहीं थे, फिर भी तमाम प्रमुख नियमों को उसने फिर से लिपिबद्ध करवा दिया। उसने ये नियम अत्यंत सरल भाषा में लिखवाए थे। इसी कारण खासी नियम और धार्मिक चिंतन आज भी अत्यंत सरल और सहज रूप में पाए जाते हैं। लोगों ने इन नियमों और उपदेशों को उसी सहजता और सरलता से अंगीकार भी किया है। खासियों के आम जीवन में इन सहज नियमों के व्यवहार को नित्य प्रति देखा जा सकता है। गैस का सिलेंडर। दर्शन जालंधर में लोहे के कारखाने में सुपरवाइजर था। उसके कारखाने का मालिक सुजान सिंह माना हुआ आदमी था। उन दिनों शहर में रसोई बनाने वाली गैस की नई नई एजेंसी खुली थी। लोग कनेक्शन लेने के लिए सुबह लाइन में खड़े हो जाते, तब जाकर दोपहर में उनका कनेक्शन बुक होता। सिलेंडर थोड़े आते और लेने वालों की लंबी कतारें होती। किसी को सिलेंडर महीने के बाद मिलता, किसी को 2 महीने बाद। एक दिन दर्शन की पत्नी भी अपनी पड़ोसी इस सहेलियों के साथ घर के काम को निपटाने के बाद कनेक्शन बुक कराने के लिए बाजार गई। वो भी लाइन में खड़ी हो गई। खड़े खड़े सांझ हो गई। उसके बेटों का स्कूल की छुट्टी से लौटने का समय हो चुका था। वो बेचारी बेचैन हो रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था। बोली, भाड़ में जाए गैस, स्कूल से आ गए, बेटे कहाँ जाएंगे। इस सोच में उसने सभी कागज पत्र अपनी सहेली को पकड़ाकर स्वयं घर आ गई। उसने ताला खोला, त्यों ही उसके दोनों बेटे स्कूल से घर पहुंच गए। वो भी खड़ा खड़ा थक चुकी थी। उसने झट से स्टोव जलाया, चाय का बड़ा गिलास पी लिया। दोनों बेटे को भी 2-2 चपातियां पका दी। इसी सोच में थी कि गैस का कनेक्शन कैसे मिलेगा। इतने में उसकी सहेली भी खाली हाथ वापस लौट आई। बोली, अब कल बारी आएगी, हम सुबह भी निकल पड़ेंगी, घर का काम वापस आकर कर लेंगी। तब तक गैस नहीं मिली, ये आने जाने का स्यापा पड़ा ही रहेगा। प्रातः बच्चे स्कूल भेजे। दर्शन ड्यूटी पर चला गया और वे दोनों सहेलियां गैस एजेंसी के बाहर लाइन में खड़ी हो गई। सारा दिन खड़ा रहने के बाद उनका 3:15 बजे नंबर लगा। गैस बुक हो गई, पैसे भी जमा हुए। उन्हें बताया गया कि महीने के बाद बारी आएगी, तब पता कर ले। उन्हें इतनी बड़ी खुशी हुई कि चलो महीने के बाद ही सही, गैस बुक तो हुई, नंबर तो लगा। आज शाम घर में खुशी का माहौल था।
दर्शन भी पत्नी से बोलता सुनाई दिया, चलो अब बर्तन तो काले नहीं होंगे, स्टोव के धुएं से जान तो बची। दर्शन की पत्नी भी बड़ी खुश थी। दोनों बेटे एक टांग के सहारे उछल रहे थे। आम आदमी की छोटी छोटी जरूरतें बड़ी होती हैं, छोटी खुशी का भी जश्न मनाया जाता है। इसी आस में एक महीना यूं ही बीत गया। एजेंसी से पता करने पर उन्हें बताया गया कि 5-7 दिन में कनेक्शन मिल जाएगा। आखिर प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। 3 चक्कर और काटने पड़े। दर्शन को पूरा विश्वास था कि अब कनेक्शन मिल जाएगा। 1 हफ्ते के बाद कनेक्शन ले तो आए, परंतु अब फिर कैसे किया जाए, किसी को चलाना नहीं आता था। दर्शन ने साइकिल पकड़ी और अपने कारखाने के एक बाबू को ले आया। बाबू जानता था, उसने भी 6 महीने पहले घर गैस लगाई थी। फिट करने और उसे समझाने में 5-7 मिनट लगे, पर जब लाइटर जलाने की बारी आई तो दर्शन भी डरे और उसकी पत्नी भी। ऐसे डरे जैसे छोटे बच्चे दिवाली में बड़ा पटाखा चलाते हैं और पीछे पीछे हटते हैं। पर यह झिझक थोड़ी देर तक रही। दर्शन की लाडी ने आज उस पर चाय बनाई और बड़ी खुशी से सबको 1-1 चाय और 1-1 लड्डू भी दिया। दर्शन की पत्नी पड़ोसन से कहने लगी, मियो बोबी बूढ़ी हो गई, काले बर्तन साफ करते करते, अब हाथ तो काले नहीं होंगे। बोबो ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ये तो है। बाबू चाय पीकर अपने घर चला गया। दर्शन की पत्नी बड़े चाव से गैस पर रोटी बनाने लग पड़ी। वैसे तो उसका डर निकला न था, इस घबराहट को निकलने में 2-3 दिन लग गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और अब सामान्य हो गया। दर्शन रिटायर होकर लुधियाना से पालमपुर अपने घर आ गया। रिटायर होने तक एक कनेक्शन और ले लिया गया था। अब उसके पास 4 सिलेंडर हो गए थे, पर बच्चे भी तो बड़े हो गए थे। दोनों ने अपनी मर्जी और पसंद से शादियां कर ली थी। बेगाने घर से ऐसी बहुएं आई कि वे 4 दिन भी सास ससुर के साथ मिलजुल कर इकट्ठी न रह पाई। देखते ही देखते सब अलग अलग रहने लग पड़े। दर्शन ने नौकरी में रहते ही अपने घर बना लिया था। 2 कमरों में बड़ा और 2 में छोटा बेटा माँ बाप से अलग रहने लग पड़े। अपने बेटों के लिए 1-1 किचन भी बना दिया, पर पुत्र बहुओं को अपनी अपनी पड़ी रही। अलग होते ही दोनों बेटों ने अपने पिता से चिकनी चुपड़ी बातें करके 1-1 सिलेंडर मांग लिया, जो ये कहकर जब उन्हें कनेक्शन मिल जाएगा तो सिलेंडर लौटा देंगे। समय निकलता रहा और दर्शन का काम भी चलता रहा। कई साल बीत गए। दोनों बेटों ने अपने माँ बाप के सिलेंडर नहीं लौटाए। 1 बार 2 बार दर्शन ने मांगे भी तो कोई न कोई झूठा बहाना लगाकर माँ बाप को टाल दिया। फिर बात आई गई हो गई। समय गुजरते गुजरते बहुए पुत्र दूर होते गए। दर्शन कभी पूछ लेता तो उसका जवाब दे देते, नहीं तो कोई बात नहीं होती। दुख सुख घर का भी नहीं बांटते। दर्शन अब बीमार रहने लग पड़ा था। नित्य प्रति दुबला पतला होता गया। अस्पताल आना जाना बराबर बना हुआ था। दोनों बेटों ने अपनी कारें खरीद ली थी। दोनों का रास्ता अस्पताल से होकर गुजरता था। बेटों को ये भी मालूम था कि उनका पिता 3-4 दिन अस्पताल जाता है, तब भी उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनकी कार में चला करे। किस डॉक्टर का इलाज चला हुआ है, क्या है, इतना तक नहीं पूछा। दर्शन का ये दुर्भाग्य था कि एक दिन उसने अपनी बड़ी बहू से कहा, अपने घर वालों को ये कह के दफ्तर जाते जाते मुझे अपनी कार में अस्पताल ले जाए। वो हाँ या ना जो भी करे मुझे बता जाना। मैं पूरे 10 बजे वहां पहुंचना चाहता हूँ। इंतजार करते 11 बज गए। न उन्होंने हाँ की और न ही इनकार। बेचारा दर्शन अस्पताल जाने से रह गया। जब पता किया तो तब तक बेटा बिना बताए दफ्तर चला गया था। आज वो मन महसूस कर और भी चुप हो गया। दूसरे दिन दोनों मियाँ बीबी सुबह सुबह मोटर में बैठे और अस्पताल पहुंच गए। पूरा दिन कभी एक कमरे से निकलते तो कभी दूसरे में घुसते। ऐसे ही दोनों ने पूरा दिन भटकते हुए सभी टेस्ट करवाकर डॉक्टर से दवाई लिखवाई और थके बांधे घर लौट आए। घर पहुंचते दर्शन की पत्नी ने आव देखा ना ताव झट से गैस चलाई और गैस की पतीली में चाय रख दी। 2 उबालों के बाद दूध डाले ही था कि गैस खत्म हो गई। दर्शन के घर सिलेंडर होते हुए भी 4 में से 1 भी नहीं था। दोनों पुत्र 1-1 करके 2 सिलेंडर पहले ही मार बैठे थे। 15 दिन पहले बड़ी बहू तीसरा सिलेंडर भी अनुनय विनय करके ले आई थी। ये कहकर के उसका सिलेंडर कल भर जाएगा तो हटा देगी। वो दिन आज तक उसका दिन नहीं हुआ। दर्शन को पत्नी थकी थकी सी सिलेंडर मांगने गई, पर बहू पुत्र ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब भर जाएगा तो दे देंगे, उस वक्त कहाँ से दे। पर बेटा, हमारे पास तो चाय बनाने तक की गैस नहीं रही है। हम तो सुबह से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। रात को रोटी कैसे किससे बनाएंगे, हम क्या करें, कहकर बड़ी बहू ने दरवाजा बंद कर लिया।
उसने भी नहीं कहा कि मैं चाय बनाकर भिजवा देती हूँ, नहीं तो रात को रोटी पहुंचा दूंगी। रात पूरी तरह हो गई। मुश्किल से जबरी चाय की दुकान पर गई, एक डबल रोटी खरीदी और चाय वाले को 4 कप चाय घर पहुंचाने के लिए बोल आई। क्या बात मासी, आज चाय और ब्रेड किसके लिए? क्या बताऊं बेटा, बोल नहीं सकती कुछ भी, बस ऐसे ही समझ बच्चा। घर पहुंचकर दर्शन की पत्नी चारपाई पर निढाल सी पड़ गई। दर्शन ने इतना जरूर पूछा, बहू के साथ कोई लंबा दुख सुख सुना कर आई हो? आज रोटी तो मिलेगी खाने को कि नहीं? इतने में दरवाजा खोला। चाय वाला केतली में चाय और ब्रेड रख के ये कहता हुआ चला गया कि केतली सुबह ले लेंगे। दोनों को भूख भी लगी थी और थके भी थे। ऐसे ही बातें करते रहे, अपनी मजबूरियां रोते रहे। पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। सुबह होते ही दर्शन लाठी के सहारे धीरे धीरे अपने छोटे बेटे के पास गया कि वो ही गैस सिलेंडर दे दे, पर उसने भी साफ इनकार कर दिया। ये भी नहीं कहा कि जब तक गैस का इंतजाम नहीं होता तब तक खाना पीना उनके पास कर ले। हताश निराश बेचारा दर्शन फिर उसी चाय वाले के पास पहुंचा। वहीं पर उसने 1 कप चाय पिया तथा 2 कप और घर दे जाने का आग्रह किया। आप चलो अंकल, मैं किसी के हाथ भिजवाता हूँ। अभी 2 मिनट नहीं हुए थे कि दर्शन का बड़ा बेटा उस ओर से गुजरा। उसे देखते चाय वाले ने आवाज देकर बुलाया और कहा, बाबूजी, आपके माता पिता के चाय के 2 कप हैं, ये ले जाओ। मैंने उससे कहा था कि अभी भिजवा देता हूँ। मेरे पास इस वक्त 2-3 ग्राहक हैं, मैं इन्हें भुगता लेता हूँ। कल से बेचारों को रोटी नहीं मिली, न उनके पास गैस सिलेंडर है, न ही स्टोव के लिए मिट्टी का तेल। उसने चाय वाले की बात तो सुन ली थी, पर इतना कहकर आगे निकल गया, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ यार, मुझे टाइम नहीं है। ये सुनकर सब चुप रह गए। दुकान में बैठा एक बोला, ये कैसा पुत्र जिसके माँ बाप कल से भूखे प्यासे हों और पुत्र को अपनी ही पड़ी है। दर्शन के पुत्र से चाय वाले को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो झटपट उठा और 2 कपों में चाय डालकर मिनटों में पहुंच आया। कोई आधे घंटे बाद वो फिर अपने घर गया। वहां से उसने गैस का सिलेंडर ऑटो पर रखा और दर्शन के घर पहुंचा दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दर्शन की बड़ी बहू बाहर खड़ी थी। उसके सामने ही वो सीढ़ियां चढ़ गया। दर्शन ने उसका बड़ा उपकार माना, ये कहते हुए, तेरी मेहरबानी के कारण मुझे आज रोटी मिल जाएगी। चाय वाला उन्हीं पावों से वापस मुड़ गया और बड़ी बहू खड़ी देखती रह गई। जीवन का मूल्य। किसी गांव में एक जौहरी रहता था। वो काफी बुद्धिमान था, हमेशा अपने काम में लगा रहता, लेकिन नियति में उसके लिए कुछ और ही लिखा था। अपनी जवानी के दिनों में ही किसी बीमारी के चलते वो चल बसा। वो अपने पीछे अपनी पत्नी और एक लड़के को छोड़ गया। लोगों ने जब उसकी पत्नी को अकेला देखा तो उसका सारा धन धीरे धीरे हड़प लिया। धन के नाम पर अब जौहरी की पत्नी के पास बस एक मोती बचा था, जो मरते समय जौहरी ने अपनी पत्नी को दिया था। उस मोती की कीमत का कोई मूल नहीं था। जौहरी का लड़का जब बड़ा हुआ तो उसकी विधवा पत्नी ने वो मोती अपने बेटे को दिया और कहा, बेटा, ये मोती मुझे तुम्हारे पिताजी ने मरते समय दिया था। इसकी कीमत का मुझे कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि ये एक अनमोल मोती है। जो कोई भी व्यक्ति इस मोती का मोल लगाएगा वो अपनी बुद्धि का मूल्य तुम्हें बताएगा। यानी कि जैसी उस इंसान की बुद्धि होगी, ठीक वैसा ही इस मोती का मूल्य होगा। अब तुम इस मोती को लेकर बाजार में जाओ और इस मोती का मूल्य पता करो, लेकिन ध्यान रहे इस मोती को उस व्यक्ति को देना जहां तुम्हें इसका सही मूल्य मिले। जौहरी का लड़का अब मोती लेकर बाजार में मोती का मूल्य पता करने निकल पड़ा। उसने कई जगह मोती का मूल्य पता किया। बाजार में निकलते हुए उसे एक सब्जी बेचने वाला दिखाई दिया। उसने सब्जी वाले से मोती का मूल्य बताने की बात कही। सब्जी वाले ने मोती को पहले तो अच्छे से देखा और फिर मोती के बदले में 4 गाजर देने की बात कही। लड़का मोती को लेकर आगे गया। कुछ ही देर बाद उसे बाजार में एक सोने चांदी की दुकान दिखाई दी। उसने दुकानदार को मोती का मूल्य बताने को कहा। सुनार ने मोती का मूल्य 100 रुपए के बराबर बताया। लड़का मोती लेकर वहां से भी आगे बढ़ा। आगे कुछ दूर चलने पर उसे एक जौहरी की दुकान दिखाई दी। उसने जौहरी से भी मोती के मूल्य के बारे में जानना चाहा। जौहरी मोतियों का भी व्यापार करता था, सो उसे मोतियों की भी अच्छी खासी जानकारी थी। उसने मोती का मूल्य 1000 रुपए बताया। अब लड़का आश्चर्यचकित था। वो जैसे जैसे बाजार में मोती का मूल्य पूछ रहा था, मोती का मूल्य बढ़ता ही जा रहा था। अब उसके मन में मोती का सही मूल्य जानने को लेकर उत्सुकता हुई। वो किसी भी कीमत पर मोती का सही मूल्य जानने के लिए आतुर था। कुछ ही दिनों में वो एक जाने माने जौहरी के पास मोती का सही मूल्य जानने के लिए पहुंचा।
जौहरी हीरे मोती का बहुत बड़ा व्यापारी था। लड़के ने जौहरी के सामने जाकर जैसे ही मोती दिखाया, मोती देखते ही जौहरी आश्चर्यचकित हो गया। उसने आश्चर्य से लड़के से पूछा, ये मोती तुम्हें कहां से मिला? लड़के ने अपने पिताजी द्वारा मरते समय मोती देने और मां द्वारा मोती का मूल्य पता करने की सारी बात जौहरी को बता दी। लड़के की बात सुनते ही जौहरी सारा माजरा समझ गया। उसने लड़के को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, ये मोती अनमोल है। दुनिया में इस तरह का और कोई मोती नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है, अगर वो सब भी मैं तुम्हें दे दूंगा, तब भी इस मोती का मूल्य मैं नहीं चुका सकता। जौहरी की बात सुनकर लड़के ने जौहरी से निवेदन किया, सेठ जी, पिताजी की मौत के बाद हम अकेला पाकर लोगों ने हमारा सारा धन छल कपट से हड़प कर लिया है। धन संपदा के नाम पर अब इस मोती के सिवा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। अगर आप इस मोती का सही मोल लगा देंगे तो मैं ये मोती आपको दे दूंगा, जिससे हमारी तंगी भी दूर हो जाएगी और ये मोती भी सही हाथों में चला जाएगा। जौहरी को उस लड़के पर तरस आ गया। उसने लड़के के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, इस अनमोल मोती का मूल्य तो मैं नहीं लगा सकता, लेकिन जो भी तुम्हें हमसे इस मोती के बदले में लेना चाहो तुम ले सकते हो। वो कैसे? लड़के ने जौहरी की बात पर गौर करते हुए पूछा। जौहरी ने लड़के को उसकी तीनों दुकानों के बारे में बताया और कहा, हमारी तीनों दुकानों में से तुम्हें पहली दुकान में 15 मिनट का समय दिया जाएगा। उन 15 मिनट में तुम जितना सामान उस दुकान से निकाल लोगे वो सामान तुम्हारा हो जाएगा। ठीक वैसे ही दूसरी दुकान में तुम्हें 25 मिनट और तीसरी दुकान में तुम्हें 60 मिनट का समय दिया जाएगा। तुम तय समय में जितना सामान दुकान से निकाल लोगे वो सब तुम्हारा हो जाएगा। जौहरी की बात सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ। लड़के ने सोचा, मोती की इससे अच्छी कीमत मुझे नहीं मिल सकती। बस यही सोचकर उसने जौहरी की शर्त मान ली और वो मोती जौहरी को सौंप दिया। कुछ ही देर में जौहरी ने अपने मुनीम को बुलाया और लड़के से हुई सारी बातचीत मुनीम को समझा दी। मुनीम लड़के को लेकर पहली दुकान में पहुंचा। लड़का दुकान को देखते ही दुकान की सुंदरता में खो गया। दुकान में जगह जगह हीरे जवाहरात सजे थे। इतनी ज्यादा दौलत उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो इस धन दौलत में बह गया और इतना खो गया कि उससे समय का ख्याल ही नहीं रहा। कब जौहरी के दिए 15 मिनट पूरे हो गए। मुनीम लड़के को लेकर दूसरी दुकान में पहुंचा। ये दुकान सोने चांदी से भरी थी। लड़का सोने चांदी की चमक को देखकर आश्चर्यचकित था। वो कभी सोने का हार अपने गले में डालकर खुद को शीशे में देखता तो कभी हाथ में कुंदा पहनकर खुद को अमीर समझता। देखते ही देखते यहां भी 25 मिनट पूरे हो गए और मुनीम ने लड़के को दुकान से बाहर निकलने का आदेश दे दिया। मुनीम अब लड़के को लेकर तीसरी दुकान में पहुंचा। इस दुकान में ऐशो आराम की सारी चीजें मौजूद थी। ऐसी ऐसी चीजें जो लड़के ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। इन सब चीजों को देखकर लड़का पागल हो गया। वो कभी सोफे पर जाकर बैठता तो कभी दीवार पर लगी झूमर को निहारता, कभी बड़े बड़े हाथियों के साथ खेलता तो कभी अलग अलग तरह की घड़ियों को अपनी कलाई में बांध के देखता। इस बार भी देखते ही देखते 60 मिनट का समय पूरा हो गया। मुनीम ने अगले ही पल लड़के को बाहर निकलने का आदेश दे दिया। बाहर निकलते निकलते लड़के ने जूट की बनी एक थैली उठा ली। अब शर्त के अनुसार उस बेशकीमती मोती की कीमत वो जूट की बनी थैली थी। लड़के ने बाहर निकलकर जूट की बनी थैली को देखा, लेकिन उसमें कारीगरों के रखने का सामान जैसे हथौड़ा, चीड़ी और पत्थर आदि पड़े थे। जौहरी ने शर्त अनुसार वो थैली उस लड़के को दे दी। मोती की कीमत उस जौहरी ने लगाई थी, लेकिन लड़के ने अपनी मंदबुद्धि का परिचय देते हुए उस मोती को कौड़ियों के भाव बेच दिया। साथियों, हमारा जीवन भी उस मोती की भांति अमूल्य है। हमें भी जीवन में हमारे जीवन का मूल्यवान बनाने के लिए 3 मौके मिलते हैं। जीवन के प्रथम पड़ाव के 15 वर्ष अच्छे से शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उसके बाद अगले 25 वर्ष खुद को साबित करने और कुछ बनने के लिए, व जिंदगी के आखिरी वर्ष धर्म कर्म करने के लिए। लेकिन हम भी जिंदगी की चकाचौंध में इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि जिंदगी के किस पड़ाव पर हमें क्या हासिल करना है।
इसलिए जिंदगी की चकाचौंध में न फंसकर हमें हमेशा हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए व इस अमूल्य जीवन का भरपूर मजा उठाना चाहिए। जुगनू। सावन का महीने लगा हुआ था। माँ रोज तुलसी के पास दीपक जलाती थी। मेरी बड़ी बहन और लड़कियां शिवजी के मंदिर में दीपक जलाने चली जाती थी और वहां थोड़ी देर शिवजी के भजन भी गाया करती थी। मैं भी वहां बड़े चाव के साथ चला जाता था। सावन महीने में थोड़े बादल होते ही है, अंधेरा छट जाता है। रात घनी अंधेरी हो गई थी। माँ खाना बना रही थी। जला हुआ चूल्हा देखकर भूख जोरों की लगी थी। माँ बार बार फूंक मार मार कर आग जलाने की कोशिश कर रही थी, परंतु लकड़ियां गीली थी जो जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारा घर धुएं से भर गया था। पूरा कमरा, ओबरी, बरामदा और कोठा तक सब धुएं से भर गए थे। मेरा तो भूख से बुरा हाल था। सारा दिन स्कूल में पढ़ना और खेलना, फिर शाम को आकर भी खेलना, बस ये काम था मुझे। माँ ने पानी बाल्टी में देसी आम डाले थे। खाना खाने के बाद माँ सबको आम चूसने को देती थी। मैंने चुपचाप बाल्टी से एक आम निकाला और अंधेरे में खड़े होकर चूस लिया। माँ मुझे ज्यादा नहीं डांटती थी, ना ही टोकती थी। मैं घर में सबसे छोटी थी और सबसे लाड प्यार मैं थोड़ी जिद्दी भी बन गई थी। मेरा खेलना माँ को बुरा नहीं लगता था। बोलती थी खेलने दो बेटियों को, पता नहीं ससुराल में सुख मिले या न मिले। ऐसा सुनकर मैं और भी मस्त हो जाती थी। सारा दिन मैं परिवार के भाई भतीजों के साथ खेलती रहती थी। जब मैंने जन्म लिया था तब परिवार में उस साल 8 लड़के पैदा हुए थे। अकेली लड़की थी, बाकी सब लड़के। बस मेरा खेलना ही लड़कों जैसा था। गुल्ली डंडा, छुपन छुपाई, कंचे खेलना, तालाब में नहाना, डालियों पर चढ़कर अमरूद और पलम खाना मुझे अच्छा लगता था। पंच, गिटियां, रस्सी, टप्पा खेलना मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। हाँ, कभी कभी स्कूल में खेल लेती थी। अब रात हो गई थी, पढ़ने का कतई मन नहीं था। क्या करूं? चूल्हे के पास बैठने से भी धुआं लग रहा था। मैं तीसरी कक्षा में हो गई और भतीजा मनोज भी तीसरी कक्षा में ही पढ़ता था। मैंने उसे बोला, चल बाहर आंगन में खेलते हैं। माँ नाराज हुई तो कांता अंदर बरामदे में बैठे बाहर आंगन में घास बढ़ गई है, कीड़े मकोड़ों का डर होता है। मैं तो मानती न थी। मनोज की बाजू पकड़ी और खींचकर उसे बाहर ले आई। मैं तुलसी के पास बैठ गई और आसमान की तरफ देखने लगी। मैंने देखा एक जुगनू उड़ रहा था और उसकी रोशनी चमक रही थी। मुझे अपने घर का अंधेरा कमरा ओबरी याद आया। वहां कोई खिड़की न थी और उस कमरे को हम अंधेरा कमरा कहते थे। मेरा मन किया कि उस कमरे में जुगनुओं से भर दूं ताकि फिर वहां प्रकाश हो जाए। बस मैं और मनोज पकड़ पकड़ लाते और अंधेरे कमरे में रख देते, परंतु वो थोड़ी देर में वहां से उड़ जाते थे। मैं जुगनुओं के पीछे भाग भाग कर थक गई थी। तब तक माँ ने आवाज लगाई, खाना खाने आ जाओ, थाली में डाल दिया है। खाना खाकर मैं माँ के साथ सो गई, पर मुझे नींद से ज्यादा जुगनू दिखाई पड़ रहे थे। अगले दिन मैं स्कूल गई और जुगनू पकड़ने की योजना बनाई। मोहल्ले की सब लड़के लड़कियों को इकट्ठा कर अपनी स्कीम बता दी। सबको स्कीम अच्छी लगी। शाम को स्कूल की छुट्टी हुई के बाद और सीधे अंधेरे कमरे में पहुंचे जहां पेड़ू ड्रम रखे होते थे। वहां किनारे मिट्टी खोद एक गड्ढा बनाया और ऊपर से उसे स्लेट से ढक दिया। सबको बोल दिया कि 5 दिन जुगनू पकड़कर गड्ढे में डालने हैं। छठे दिन ढक्कन खोलेंगे तो सारे कमरे में जुगनू ही जुगनू हो जाएंगे। फिर तो सारे कमरे में रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। ये सब देखने में बड़ा मजा आएगा। बस शाम हुई नहीं कि हम सब जुगनू पकड़ने में लग जाते थे और उस गड्ढे में डालकर स्लेट के ढक्कन से बंद कर देते थे। सबको पता था कि स्लेट का ढक्कन ज्यादा नहीं उठाना है, एक साइड से जुगनू डालना। हमने 5 दिन जुगनू इकट्ठे किए और घर वालों को पता भी नहीं लगने दिया। सबने सोचा कि बच्चे खेल रहे हैं। छठे दिन हम सभी बच्चे इकट्ठे होकर ढक्कन उठाने से पहले सोचने लगे कि अभी जुगनू एक साथ उड़ेंगे और रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। मैं तो सबसे ज्यादा ही खुश थी। सबको स्लेट ढक्कन उठाने की जल्दी लगी हुई थी। सब सोच रहे थे सारा कमरा अभी जगमगा जाएगा। जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ भी न हुआ। एक भी जुगनू बाहर नहीं निकला। सारे जुगनू चक्के के ढक्कन के नीचे मर गए थे। कमरे में कोई रोशनी नहीं थी। सारे बच्चे चुप थे। मैं तो रोने लग गई थी। सब मुझसे ही बोलने लगे, कांता तूने ही मारे सारे जुगनू, तूने ही ऐसा करने को बोला था, अब तुझे ही पाप चढ़ेगा। मैं क्या बोलती, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कहानियां
साधु व्यापारी का छोटा बेटा। एक गरीब ब्राह्मण किसी काम का नहीं। घर में 3 वक्त में से एक वक्त भी चूल्हा न चले। घरवाली तो घर देखे दे पर मांस नहीं, पर सिर में ढेर भर बुद्धि। पत्नी भी है, घसीट घसीट कर घर चला लेती, पर खाली हाथों कब तक। एक दिन ब्राह्मणी ने कहा, जी अब गाड़ी नहीं चलती, औरत जात मैं क्या करूं, जब 2 पैसे कमाओगे नहीं, भूख प्यास में घर पर ही मरेंगे। मामा ने कहा, पढ़ाई 2 अक्षर किए नहीं, बचपन में बैठकर खाया, अब क्या करूं। ब्राह्मणी बोली, एक बात बताती हूँ, इसे बेचकर पैसे लाओ। भूख में माता, धन में पिता, देने में बहन, लेने में भार्य, असमय में मीत, काशी क्षेत्र में उजागर दहे, छोड़ जाए मीत। बामनी ने ताड़पत्र पर लिख सिखा दिया। बामन ताड़पत्र ले पुकारता चला, कोई लेगा, नहीं मिले जो माल, देखो 200, लिए तो 500। उस देश में साधु व्यापारी था। उसके थे 7 बेटे, 6 तो योग्य थे, ठीक से मिल काम करे। छोटा बेटा लाड प्यार में पला, माँ अपने पास से दूर न छोड़ती, अतः 6 भाइयों में उस पर बहुत गुस्सा था। बापू को रोज शिकायत करते, लड़का बेचारा क्या करता। बाप ने सजा दी और छोटे बेटे से कहा, सब भाई विदेश जा रहे हैं, तू बाली द्वीप जा, ये रुपए का थैला लेकर व्यापार कर। बैठकर खाने पर नदी की बालू भी खत्म हो जाती है। छोटा बेटा नाव में बैठने जा रहा था, उधर से एक वामन गुजरा, आवाज दे रहा था, कोई ले लो अनोखा माल, देखो 200, लेने पर 500। साधु का लड़का बोला, जो कहो दूंगा, दे जा। वामन ने ताड़पत्र रखा, थैली उठा ली, कल का फकीर आज अमीर हो बैठा। इधर साधु पुत्र गहने वगैरह बंधक रख दरिद्र हाल में घर आया, कपड़े फटे, सब गवाकर लौटा। बापू को कैसे मुंह दिखाए, पिछवाड़े मुंह छिपाकर बैठा। भाइयों ने देखा, बात की, पास बिठाकर कहा, देखो लायक बेटा, सब बेच-बाच चोर की तरह छुपकर आ बैठा, इतने पैसे पानी में डुबो आया। गुस्से में साधु का शरीर कांप रहा था, पीठ पर लात मार कहा, कुलांगर, छोटी आयु, निकल घर से। माँ ने रोक लिया, आगे लगे रुपयों को, भूख में मेरे बेटे का पेट विकल है, उसका दुख समझना दूर, उल्टे मार रहे हो। बेटे को गोद में ले बिठाया। साधु का बेटा अब समझा, खाना पीना भूल गया, आंसुओं में भात नमकीन हो गया। अब बामन की बात समझा, जिसने मुझे जन्म दिया उसके सिवा उसका दुख कोई न समझे। भूख में क्या करता, घर विष सा लगा, बापू व भाइयों का अपमान सह न सका। भार्या वहां न थी, पीहर में थी, छुपकर वो ससुराल चला गया। फटी धोती, बित्ते बित्ते भर की दाढ़ी, छुप छुप पिछवाड़े गया। गांव की राह जाने पर वहां साले ससुर की नजर में पड़ जाए, अतः ससुर के गुहाल में गया। संयोग, दासी गाय का गोबर उठाने गई थी, चोर चोर कह चिल्लाई। जवाई आया देखकर वो जान गई, ओ ये जवाई सावंत है। भागकर घरवाली को खबर दी। अपने गृहस्थ को इस हाल में देख गुस्से में लाल, पालकी पटछाई नहीं, मणि माणिक नहीं, गहने अलंकार नहीं, कहाँ से आया मांगता जैसा हो। अब भाइयों में इज्जत रहेगी, अड़ोस पड़ोस वाले क्या कहेंगे। गुस्से में तमतमा बुहारी से द्वार पर चोट की, मरे क्यों नहीं उधर, मैं भी राण हो जाती। मंगते की तरह यहाँ आग मुंह दिखा रहा है। अपनी पीठ सहलाते सहलाते उसी राह आ गया। कितना अपमान, स्त्री केवल मदद की साथी। बावन का कहा सच है, सोने को भार्या। बहन के घर वाले बड़े आदमी हैं, इन्हें राजा कहाँ ले, पता नहीं अब सहायता करें या नहीं। आशा में तैयार वो बामन पहुंचा, पोखर तट पर बैठा। दासी चावल धोने आई, देखा संत जी, दौड़कर संतनी को खबर दी। बहन पोखर तट पर गई, दीनहीन वेश में भाई को देखा, गुस्से में हाथ जल गए। कहा पेड़ में रस्सी लगा, मरे नहीं, अरे गहना कपड़ा जब देगा देना, खाली हाथ आ गया, नाम रोशन करेगा। किसी को मुंह न दिखा पाऊंगी तेरे कारण, मेरा सिर नीचा होगा, ननद वगैरह उल्हाना देंगी। साधु का बेटा समझ गया, देना जब तक बहन। आवारा वेश में फिर चला, पहाड़ नदी नाले जंगल फिरता एक शहर पहुंचा। वहां के राजकुमार पालकी पर निकल रहे हैं, टप टप घोड़ा दौड़ाए जा रहे हैं। साधु का बेटा नजर टिकाए टिमटिमाकर देखा, अपनों से दूर दूर भगा दिया, तुम कौन? मुझ जैसे कोमल राजकुमार का संगी। राजकुमार ने सुनी, साधु के बेटे को महल में ले आया।
नहला, पाट के कपड़े पहनाए, खीर पूरी लड्डू लाकर रानी ने खिलाए, सोने के थाल में परोसे। बचपन में पढ़ाई के साथ ही बातों में रात बीत गई। राजकुमार ने कहा, भाई आधा राज लो, यहाँ रहो। साधु के बेटे ने कहा, मुझे राज नहीं चाहिए, रुपए नहीं चाहिए, इतने बड़े राजकुमार हो, राह के भिखारी को बंधु माना, इतना काफी है। राजा हो, स्नेह में मुझे राजा कर दिया। वामन की बात समझा, असमय में मीत। राजकुमार ने इतना कहा, कानी कौड़ी भी न ली, फिर वो राह चल पड़ा। चलते राजा रानी ने पीठा बांध दिया। भूख लगी तो रास्ते में बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर खाए। एक पीठा खाया कि ठक ठक कर एक मोहर गिर पड़ी। ये क्या? मन ही मन रानी की प्रशंसा की, सारी मोहरें वहीं वैसे ही रख दी। एक मोहर साथ ले लौटा, चिमटा, कमंडल, बागछाल सहारे की लकड़ी खरीदी, देह में भभूति लगा ली, बाल जटा कर लिए, बाबा जी बन गया। जा पहुंचा काशी गंगा बह रही, किनारे बैठ गया। काशी राजा की एक राजकुमारी, रूप में खूब चमक रही, पर कर्म चले जिसे ब्याह करे अगले दिन मर जाता। मसान लेने पड़े, कैसे कोई समझ न पाए, सब कहे राजकुमारी अशुभ है। ब्याह क्या हुआ, वो पोखर में नहा रही थी, एक पद्म फूल सूंघ लिया, उसमें से एक नन्हा सांप था, नाक में चला गया। नींद हो तब बाहर आकर चल फिर लेता, रात से पहले फिर नाक में चला जाएगा। सुहाग रात में जो आते सबको काट लेता। राजा ने कितनों से उसका विवाह किया, खींचकर कहा, कल रात से पहले जो दिखे उसे ले आऊंगा, वो होगा मेरी राजकुमारी का वर। कोतवाल सुबह जटाधारी बाबा जी को देख ले गया। आव भाव में 2-3 दिन गांव निमंत्रण भेजा, आसपास के गांव में निमंत्रण भेजा। साधारण ढंग से विवाह हुआ, पर किसी के मन में खुशी न थी। सुहागरात राजकुमारी सो गई, साधु पुत्र जागता रहा। वो जानता काशी क्षेत्र उजागर रहे, छोड़ जाए मीत। आधी रात राजकुमारी की नाक से सांप निकला, घर में चारों ओर फिर आया। अब साधु पुत्र को काटने चला। साधु पुत्र ने खांडे से चोट की, सांप मर गया। उसने राजकुमारी को जगाया, दोनों ने हंसी खुशी रात बिताई। सुबह कांधा देने वालों ने आवाज दी, किवाड़ खोलो, जवाई की लाश लेनी है। कई मुर्दे फूके हैं। भीतर से आवाज आई, कोई है जो इसे ले जाए। जवाई के जीवित होने की सुन राजा रानी के पांव जमीन पर न गिरे। भोज में कई दिन कट गए। एक दिन साधु पुत्र ने कहा, घर जाना है। राजा ने कहा, ये राज तो आपका है, जाना कहाँ? उसने अपनी कहानी सारी सुना दी। राजा, जिस बाप के लिए पैसे बड़े वो कैसा बाप, वो रुपए खाए। राजा के आदेश पर 7 हाथियों पर रुपए लाद चला। साधु पुत्र काशी राजकुमारी ब्याह कर आ रहा है। विपद में मीत पठानगढ़ राजा ने स्वागत किया। आनंद में पुलक भर गया। भाई राजकुमारी को ब्याह कर ला रहा है। कई लोगों को साथ ले बहन स्वागत करने आई। सुगंधित जल से भाई के पांव धोए। कनिका, मीठे भात, सरपुरी, 6 तरकारी, 9 भाजा बने सोने के थाल में परोसे। भाई राजा हो गया, कितना कुछ मिलेगा, इसी आशा में भाई ने कुछ न छुआ, उठ गया। कहा, बहन पिछवाड़े में अरबी के पत्ते सूखे भात परोस दे, याद है ना? घर पास आया, चहल पहल 4 दिन रही। कोई राजा पधार रहे हैं, मेरा धन लूट न ले, अतः मणि मुक्त उपहार ले बापू आगे आए। साधु पाँव में पड़ा तो उठा लिया। कहा, पहचाना नहीं बापू, मैं तुम्हारा वही कुलंगार छोटा बेटा। कुछ रुपयों के लिए लात मारी थी, घर से निकाल दिया था, रुपए से बड़ा कुछ न दिखा। 7 थैली निकाल बापू के आगे फेंक दी। भाई भाभी सब स्वागत करने आए थे, किसी को कुछ न कहा। माँ को साथ ले साधु पुत्र काशी लौट गया। राजा देख आनंद में भर गया। राज्य भर सौंप दिया। रानी के साथ खुद वनप्रस्थ को चले पड़ा। साधु पुत्र वहीं राजा हो गया, पर वो बामन को कभी न भूला। खोज खोज उसका घर बार सोने चांदी से भर दिया, क्योंकि रास्ते में उसी से कीमती उपदेश लिए थे। सोने का झरना। एक राज्य में राजा थे, उनकी एक रानी। रानी को 2 बेटे, 1 बेटी। राजा रानी का बहुत ध्यान रखते, घड़ी भर देखे बिना बेचैन हो जाते। रानी घर गृहस्थी, बेटे बेटी में समय काटती। राजमहल में कोई कमी नहीं, सुख से क्यों न रहे।
सब दिन समान न होते। रानी बीमार पड़ गई, वैद्य बुलवाए, थक गए, अनजान रोग ठीक न हुआ, रानी चल बसी। सारा मुल्क रोया, बच्चे हैरान होने लगे। राजा रानी को बहुत याद करते। बेसुर बेसुर सूख काटा हो गए, सिंहासन पर बैठे नहीं कि राजकाज किया नहीं। आखिर राजा के मंत्री ने दूसरा विवाह करवा दिया। नई रानी तो पुरानी से भी ज्यादा सुंदर, अंधेरे घर का उजाला नई रानी। अब बच्चों की देखभाल करती, उनकी हर इच्छा पूरी करती। बाद में बच्चे अच्छे न लगे, बच्चों को देखकर खाएं खाएं करती। दिन में एक वक्त मोटे भात और साग खाने को देती। राजा तक ये बात बताए कौन। रानी ने कूटनीति अपनाई, इनका यानी उसका बच्चा राजा बनेगा। आखिर एक दासी से बात की, बहुत पैसे दिए, कहा तीनों बच्चों को वन में ले जाकर मार देना। दासी ने ले जाकर वन में छोड़ दिया। मारने को मन नहीं किया। राजा ने बच्चों के बारे में पूछा। रानी, उनके मामा कल आए, ले गए हैं। राजकुमार, महल में तो दास दासी, वन में कहीं कोई नहीं। भाई बहन तीनों घबरा गए, डर के मारे किसी की जबान न खुली। काठ बने खिलौने से बैठे रहे। बैठे बैठे नींद आ गई। वहां नींद क्या आती, वन झाड़ कांटों से भरा। इतने में हल्ला मच गया। आधी रात कोई ऋषि आए, 12 हाथ की दाढ़ी, 12 हाथ की जटा। बच्चों को नींद से जगाया, खीर खिचड़ी खिलाई, एक सोने का मृग दिया, कहा इससे जो मांगोगे देगा, खाना देगा। ये साथ रहने तक बाघ भालू भूत प्रेत कुछ न कर सके। कुंवारी को अंगूठी पहनाई, उसमें 2 हीरे चमक रहे। इसे सावधानी से रखना, हीरों की चमक नीली पड़े तो जानना भाइयों के प्राण संकट में है। कुंवर ने मृग से कहा, भाई वन में हमारे रहने को घर बना दो। देखते देखते घर खड़ा हो गया। उसमें जो खोजे सब है। एक दिन शिकारी शिकार करने आया, कुंवरों को देखा, जाकर बात छोटी रानी से कही। सुनकर छोटी रानी ने रुपए दिए, किसी से मत कहना, अगर बोले तो खैर नहीं। छोटी रानी ने बूढ़ी मालिन से बात की। वो वन गई, उसे जादू टोना मंत्र आते। वहां गई, जाकर मीठे स्वर में बोली, बेटे रे धन रे, उसकी देह से दूर झाड़ दी। नरम स्वर में बोली, बेटे पहाड़ पर एक झरना है, पानी सोने जैसा है, उसमें जो नहाए सोने जैसा दिखे, राज्य का राजा होगा। बड़े भाई ने सच माना, छोटे भाई ने मना किया। न सुना। बड़ा भाई पहाड़ पर चढ़ रहा था, बीच में एक ऋषि को तप करते देखा। हाथ के इशारे से ऋषि ने ऊपर जाने से रोका। न सुना। ऋषि ने कहा, जिद करे जा रहे हो तो जाओ, ऊपर बड़ा देवल है, चारों ओर बड़े बड़े सांप हैं, तुझे झट से निकल जाएंगे। देवल पर एक गिद्ध है, उसकी बात का उत्तर न देना। आगे एक सहाड़ा पेड़ है, उससे 2 पत्ते साथ लेना, तब सांप तेरा कुछ न कर सकेंगे। बड़ा कुंवर गया, सांप फों करते रहे, कुछ न बिगड़ा। पक्षी अनेक आवाजों में बात करता रहा। अंत में पक्षी ने कहा, छोटी रानी ने छोटे भाई को मार दिया। बड़ा कुंवर, ये क्या सच है? कहते ही वो पत्थर हो गया। बड़ा न लौटा, छोटा खोजने चला। ऋषि ने वारण किया, नहीं माना। ऋषि ने सब समझाया, मगर बड़े भाई की तरह जवाब दिया। पत्थर हो गया। कुंवारी की अंगूठी का एक हीरा स्याह हो गया, फिर दूसरा पत्थर भी। कुंवारी समझ गई कि भाइयों पर विपदा पड़ी है। वो खोजने निकली। पहाड़ पर चढ़ी, राह में उसी ऋषि ने कहा, सहाड़ा पेड़ के 2 पत्ते लेना, सांप कुछ न कहे, पर देवल पर जो पक्षी है वो छल करे, जो कहे जवाब न देना। अगर दिया तो भाइयों की तरह पत्थर बन जाओगी। कुंवारी ने बात याद रखी। झरने पर नहाई, सहाड़ा पत्ते दिखाकर सांपों से छूट आई, देवल के पास पहुंची। कुंवारी को देख पक्षी ने बात कही, फिर कई बातें पूछी, उसने जबान न खोली। अंत में पक्षी खुश होकर कहा, मेरा पंख ले, इन्हें छुआ दे, तेरे भाई जी उठेंगे। कुंवारी ने पंख लेकर छुआ दिया। दोनों आंख मलमल उठ बैठे। तीनों खुशी खुशी घर लौटे। एक दिन राजा उधर से परिधि पर जा रहे, भेंट हो गई। वन में ऐसा घर किसने बनाया? राजा ने आवाज दी। कुंवर बाहर आए, राजा को प्रणाम किया, आपस में परिचय हुआ, साथ ले महल लौटे। रानी को सजा दी। कुंवारी का अच्छी जगह विवाह किया। बड़े कुंवर को सिंहासन दिया। उनका दुख दूर हुआ। कहानियां
स्वीकृति। मलयपुर में बने श्रीनिवासन के 7वें मंजिल पर स्थित घर में जनवरी की सुबह 7 बजे से ही तपता निष्ठुर सूरज खुली खिड़की के रास्ते दाखिल होकर आग बरसाने लगता था। चेन्नई में 3 ही प्रमुख मौसम थे, गरम, बहुत गरम और ज्यादा भी गरम। शहर अभी से ही गर्म होने लगा था। ये वो समय था जब देश के दूसरे हिस्सों में अभी भी सर्दियां चल रही थी। बढ़ते पारे के साथ ही घर के भीतर का भी पारा बढ़कर उबल रहा था। घटनाक्रम शुरू हुआ शुभ पोंगल त्योहार के दौरान। पोंगल जो कि परंपरागत रूप से फसल कटाई के मौसम का सूचक है और इस दौरान लोग ईश्वर से खेती के अधिक फलदायी होने की प्रार्थना करते हैं। इसी मौसम में श्री अशोक श्रीनिवासन जी की माँ उनके घर पधारी। सावित्री ने बड़ी मेहनत एवं प्रेम से पुत्र और पौत्र के लिए पकवानों एवं मिठाइयों का चयन किया था और अपने साथ लाई थी। उसका पौत्र अभी मात्र 3 वर्ष का था। उसकी बहू के साथ उसके संबंध या तो ठंडे कहे जा सकते थे या शत्रुतापूर्ण। सावित्री रमा के दिल्ली में आधुनिक तरीके से पले बड़े होने से चिढ़ती थी और जब तक उसके पति श्रीनिवासन बेलू जीवित रहे उन्हें इस रिश्ते के लिए कोसती रही। सावित्री इस संसार में अकेली रह गई थी। वो जीवित रहने के लिए प्रयासरत थी। वो अपने लड़के की दुनिया में अपनी जगह और स्वीकार्यता बनाने के लिए संघर्षरत थी। ये दुनिया तेजी से उससे दूर होती जा रही थी, पहले उसकी बेटी की शादी की वजह से और फिर उसके पौत्र के जन्म उपरांत। पारे के चढ़ने का दूसरा कारण था घरेलू नौकरानी द्वारा त्योहार के वक्त 1 हफ्ते की छुट्टी मांग लेना। जब उसने छुट्टी न मिलने की संभावना देखी तो तुरंत नौकरी छोड़ दी। अब विजय की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। रमा सावित्री के आने का अनुचित फायदा नहीं उठाना चाहती थी। परिवार को इस समस्या का स्थायी हल चाहिए था, पर उसी समय रमा की छुट्टी की दरख्वास्त भी नामंजूर हो गई। बैठक में अशोक हिंदू पढ़ने में मशगूल था। हिंदू शहर की समाचार शुदा को शांत करने का साधन था। वो हिजड़ों को तीसरे लिंग के रूप में कानूनी मान्यता देने और उन्हें समान अधिकार देने की वकालत करने वाला एक लेख में खोया हुआ था। अचानक रमा ने गुस्से में कुछ बुदबुदाया और कॉफी का मग अशोक के बगल में रख टेबल पर जोर से पटका। उसके गुस्से और खींच को भांपते हुए अशोक ने उसकी क्रोध अग्नि को शांत करने के लिए कहा, धीरज रखो रमा, हम कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे। उसने अखबार किनारे रखा और कॉफी की तरफ हाथ बढ़ाया। रमा जो जाने के लिए मुड़ गई थी, पीछे घूमी। उसने कूलों पर अपने हाथ रखे उसको घूरा। धीरे से हाँफते हुए उसकी छाती अंदर की उथल पुथल से कांप रही थी। वो सुबह खाना बनाने और दैनिक कार्यों को निपटाने के दबाव में पसीना पसीना हो रही थी। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक लोकप्रिय खेल है। ये पोंगल के दौरान आयोजित किया जाता है। इसमें लोग बैल को काबू में करने की कोशिश करते हैं। स्पेनिश बैलों की दौड़ की तरह इसमें न तो जानवर मारे जाते हैं और न ही मेटाडोर किसी हथियार का इस्तेमाल करते हैं। बैलों का चयन पुलिकुमलम जाति के मवेशियों से किया जाता है, जो कि हमला चढ़कर या डरकर नहीं, अपितु इसलिए करते हैं क्योंकि आक्रमण करना उनका स्वभाव होता है। जो इन्हें काबू में करने का साहस दिखाते हैं वे या तो लड़ते हैं या भाग जाते हैं। इसी प्रकार के भय के साथ अशोक की नजरें रमा से मिली। कैसे हम कभी ये कर पाएंगे जब तुम्हारी दिलचस्पी घर की चिंताओं से ज्यादा राज्य की समस्याओं में है? उसने पूछा। उस एजेंसी का क्या जिससे हमने पहले बात की थी? अशोक ने दबे स्वर में उत्तर दिया। वे हमें पिछले 3 महीनों में 2 और आधी नौकरानियां भेज चुके हैं। आधी? उसने पूछा, इस बात को भूलते हुए कि उसकी पत्नी के साथ होने वाली उसकी बहसों में शांति भी बहादुरी का रूप थी। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता? रमा करजी, उन्होंने हमारे पास किसी को भेजा था जो लगभग विजय की उम्र का था। बैठक में हो रहे शोर को सुनकर सावित्री चौखट पर पारंपरिक रूप से बनने वाले कॉलम को सजाना छोड़कर विजय को साथ लेकर जल्दी से अंदर आई और कहा कि क्या हुआ? अशोक, उसने दरवाजा बंद किया और अपने गंदे हाथों को साड़ी में पोंछा। रमा ने मुड़कर चलती हुई निगाहों से सावित्री को देखा। सास बहू ने एक दूसरे को यूं देखा मानो बात आगे बढ़ाने का न्योता दे रही हूँ। विजय जो पहले बरामदे में सावित्री के पास बैठा उसे चावल के रंगीन आटे से जटिल आकृतियां बनाते देख रहा था, अब माता पिता की अनदेखी को भांपते हुए हाथ में लिए चौक के टुकड़े को चूसने लगा था। और जैसा कि ज्यादातर होता है, राजाओं की लड़ाई में प्यादे ही मारे जाते हैं। विजय, रमा चीखी। अपने लड़के को देखकर
जिसने के चूने के पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा मुंह में डाल लिया था। उसने तुरंत चौक को फेंका और रोने लगा। यह हंगामा दरवाजे की घंटी के बजने से बाधित हुआ। ज्यादातर सुबह के वक्त इस घंटी का बजना परिवार को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि सभी काम निपटाकर दफ्तर या स्कूल जाने की तैयारी में होते थे। आज हालांकि इसका अच्छा प्रभाव हुआ। विजय ने रोना बंद कर दिया और रमा व सावित्री ने अपने पंजे वापस खींचते हुए युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी। अशोक ने दरवाजे की ओर उस कृतज्ञता से देखा जैसे एक हारा हुआ मुक्केबाज लड़ाई समाप्त होने की घोषणा करने वाली घंटी की ओर देखता है। रमा को दरवाजा खोलते हुए एक झटका लगा। एक विशालकाय महिला उसके सामने खड़ी थी। वो एक बेढंगी सी साड़ी में लिपटी हुई थी। उसकी लंबाई 6 फीट और बाजू मासल थी। त्वरित सदमे के साथ रमा को यह एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ी आकृति सड़क पर घूमने वाले हिजड़ों से मिलती थी, जो ट्रैफिक रोककर वसूली करते थे। क्या अब इन लोगों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि इस सड़कों को छोड़कर घरों में वसूली करने आने लगे हैं? उसे आश्चर्य हुआ। उसने छेड़ की जगह सावधानी का प्रयोग करते हुए दरवाजे को थोड़ा बंद करते हुए रात्रि ताला लगाया, जिससे कि वो उससे बात कर सके, और कड़े स्वर में पूछा, हाँ क्या है? उस महिला ने नम्रता से एक आदमी के स्वर में कहा, मैं आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ मैडम। मैंने सुना है कि आपको एक नौकरानी की तलाश है, क्या ये सच है? रमा को वो भयानक व्यवहार याद आया जो हे भगवान के बनाए हुए और समाज द्वारा तिरस्कृत जीव सड़कों पर उसके मुंह के पास आकर ताली बजाते हुए या कार की खिड़की को खटखटाते वक्त दिखाते थे। वो इस नम्रता से अचंभित हुई। हम वो बड़बड़ाए। उसका जवाब सावित्री की चीख में दब गया। सावित्री अब अपने आप पर काबू नहीं रख पा रही थी। वो चिल्लाई, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, थोड़ा इंतजार करो। रमा ने कहते हुए जल्दी से दरवाजा बंद किया। सावित्री भागती हुई अशोक के पास आई और चिल्लाई, दरवाजे पर एक आदमी महिला की साड़ी पहने खड़ा है। वो हमें लूटने आया है। क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? अशोक सुबह के अखबार को पढ़ने की तैयारी कर रहा था। उसे वो छोड़ता हुआ बोला, एक आदमी के लिए छुट्टी के दिन भी आराम से अखबार पढ़ पाना चीखती पत्नी और रोती माँ के कारण असंभव था। विजय ने अपनी सारी ताकत से चिल्लाते हुए रमा से लिपटकर इस कोलाहल को और बढ़ा दिया। रमा विजय को चुप कराने के लिए घुटनों के बल बैठी। अपने पुत्र को छाती से लगाते हुए उसने अशोक की तरफ देखा। वो बड़ा अजीब सा प्राणी है। उसने दबे स्वर में कहा, दरवाजे पर एक हिजड़ा है जो नौकरानी के रूप में काम करना चाहता है। क्या सच? अशोक ने पूछा। ऐसा भी तो हो सकता है। एक दूसरा विचार उसके मन में कौंधा, पर चौकीदार ने इसे अंदर कैसे आने दिया? रमा प्राणी शब्द सुनकर कसपसाई, पर इससे पहले कि वो अपना विरोध दर्ज कर पाती, सावित्री उसके और अपने बेटे के बीच आकर खड़ी हो गई। क्या हिजड़ा क्या होता है? उसने पूछा। अशोक ने रमा की ओर इस आशा से देखा कि वो उसे इस दुविधा से निकाले। अम्मा, हिजड़ा एक थिरु ननगाई एक अरावनी होता है, रमा ने तमिल में समझाया। अयो शिवा शिवा, सावित्री बुदबुदाई। उसने अपनी आंखें मूंदी और आगे पीछे हिलते डुलते हुए ऊपर वालों से इस राक्षसी घुसपैठ से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगी। हमें क्या करना चाहिए? रमा ने अपने पति से पूछा। उसे कुछ पैसे दे दो और जाने को कहो, उसने कहा और कुड़ते हुए जोड़ा, तुम उसे अपनी कोई पुरानी साड़ी भी दे सकती हो। आखिर ये त्योहार का मौका है। इस हल से कृतज्ञ होकर रमा शयन कक्ष में गई। कुछ ही पलों में वो एक बुरी तरह से घिसी हुई साड़ी और कुछ पैसे लेकर बाहर निकली तथा दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही आगंतुक ने रमा को देखा, वो अपने को झाड़ते हुए खड़ी हो गई। वो रमा से 1 फीट से भी ज्यादा लंबी थी। हम माफी चाहते हैं, हमें नौकरानी की जरूरत नहीं है, पर ये लो तुम्हारे लिए कुछ है। रमा की आवाज धीमी पड़ती गई जब वो साड़ी और रुपए देते हुए हिचकिचाई। हिजड़े ने उन चीजों को देखा पर उन्हें लेने के लिए आगे नहीं बढ़ा। उसने याचनापूर्ण नजरों से रमा की ओर देखा और कहा, अम्मा, क्या आपने पहले ही किसी को काम पर रख लिया है? चौकीदार ने कहा कि आपके घर पर कोई नौकरानी नहीं है, पर फिर भी वो मुझे अंदर नहीं आने दे रहा था। मैंने पहले विनती की और फिर उसे धमकाकर अंदर आई। मैं अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगती हूँ। हम लोगों की निगाह में अपने लिए भय और घृणा देखते हैं। कई बार हम अपने पर काबू नहीं रख पाते हैं। उसने शांति से कहा, माफ करना अम्मा। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? रमा ने कुछ लज्जित होते हुए पूछा। वो हिजड़ा अपने पन से रंगे हुए दांत दिखाते हुए मुस्कुराया।
शुक्रिया अम्मा, बहुत वक्त बाद किसी ने मेरा नाम पूछा है। मेरा नाम संतोषी है। कृपया मुझे बताइए, क्या आपने किसी को काम पर रख लिया है? रमा झूठ नहीं बोल सकी। नहीं, अभी नहीं। लेकिन अम्मा, संतोषी ने उसे रोका। मैं आपकी आंखों में एक कम दिखने वाला पर जाना पहचाना भाव देख रही हूँ, दया का। अम्मा, यदि मानव जाति के हमसे अधिक सौभाग्यशाली लोग हमेशा हमें भय, घृणा या दया भाव से देखते रहेंगे तो हम हमेशा समाज के अंधियारों में दफन रहेंगे। हम भी मांगते रहेंगे, जबरदस्ती उगाही करते रहेंगे या विक्षिप्त लोगों के सहवास की विकृतियों के पैसे के लिए पूरा करने को मजबूर होंगे। हमें आप जैसे लोगों का सहारा चाहिए अम्मा। अरे, ये एक चुड़ैल है, इसे पक्का काला जादू आता होगा। वो तुम्हें अपने शब्दों से संबोधित कर रही है। सावधान रहो रमा, सावित्री ने अपनी बहू के कानों में फुसफुसाया। नहीं, पति संतोषी ने सावित्री को दादी के रूप में संबोधित करते हुए कहा, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। मैंने एक गरीब परिवार में लड़के के रूप में जन्म लिया था। जब मैं 2 साल का था तो मेरे पिता की शराब के नशे में हुए झगड़े के दौरान मौत हो गई थी, और जब मैं उसकी उम्र की थी, उसने विजय की ओर देखते हुए कहा, तब कुछ बदमाशों ने मुझे उनके लिए भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखों से दुखद घटना को कहते हुए दर्द साफ छलक रहा था। तब मैं संतोषी बन गया। उसने अचानक अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, तुम कहाँ रहते हो? रमा ने पूछा, अचानक ही अपने हाथ में पकड़ी हुई साड़ी और पैसे पर लज्जित होते हुए। कोटुपुरम पुल के नीचे बसी झुग्गी में, उसने उत्तर दिया। हम में से कुछ ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि झुग्गियों में रहने वाले गरीब अनाथ बच्चों का हर्ष हमारा जैसा ना हो। हम उन्हें अपने संरक्षण में लेते हैं, उन्हें खाना और अपनी सुरक्षा मुहैया कराते हैं, पर हमारे पास इस कार्य को लंबे वक्त तक जारी रखने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। हमें एक निश्चित आमदनी की आवश्यकता है और भीख मांगने से हमारे खर्चे पूरे नहीं होते। कृपया हमारी मदद करें अम्मा, संतोषी ने याचना पूर्वक अपने हाथों को जोड़ते हुए कहा। फिर उसने सावित्री की ओर देखा और कहा, क्या ये शर्मनाक नहीं है? एक तरफ तो हमें शुभ मानकर एक बच्चे के जन्म पर जश्न मनाने के लिए बुलाया जाता है, पर दूसरी ओर हमें क्रूरता पूर्वक समाज की परिधि से बाहर फेंक दिया जाता है, उस गलती के लिए जो हमने की ही नहीं। बहुत हुआ, सावित्री ने कहा। उसने रमा का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए अंदर ले गई। क्या तुम पागल हो? तुम इस प्राणी से इतनी देर तक क्यों बातें कर रही हो, जबकि घर में इतना काम पड़ा है करने को? हमें पूजा की तैयारियां भी पूरी करनी है। अशोक, तुम ही इसे समझाओ। रमा के अंदर से झगड़े की इच्छा जैसे समाप्त हो गई थी। उसने धीरे से सावित्री की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाया और अपने पति की ओर देखा। क्या हम उसे एक मौका दे सकते हैं अशोक? रमा, कृपया अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपने दिमाग से सोचो, दिल से नहीं। अशोक ने कहा, हम अपने 3 साल के बच्चे को कैसे इस प्राणी के साथ छोड़ सकते हैं? हमें नहीं पता इसके मन में क्या है। इसे किसी एजेंसी ने तो भेजा नहीं है जिसके पास हम कुछ गलत होने पर शिकायत लेकर जा सकें। बहुत सारी अफवाहें ऐसी भी हैं कि बच्चों का अपहरण करने वाले बहुत से गैंग शहर में सक्रिय हैं जो फिरौती के लिए छोटे बच्चों का अपहरण करते हैं। कई बार बच्चों का अंजाम बहुत बुरा होता है और सोचो कि समाज क्या कहेगा। हम कैसे इसे नौकरी पर रखने को अपने मित्रों और रिश्तेदारों के सामने सही ठहरा पाएंगे? मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, उसने उखड़ी हुई सांसों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए कहा। अशोक, कृपया उसे प्राणी न कहो। क्या वे घरेलू नौकर जिन्हें हम सामान्य मानवों की श्रेणी में रखते हैं जुर्म नहीं करते? मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे उसे काम पर रखने से हमारा नुकसान होगा। इसलिए मैं ये सोचना शुरू भी नहीं कर सकती कि कैसे हमारे इस निर्णय का असर हमारे मित्रों, परिवार अथवा समाज पर पड़ेगा। पर यदि हम जैसे पढ़े लिखे लोग ही इन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए पहला कदम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? साथ ही मैं बिल्कुल उतावली हूँ। मैं यदि घर पर रही तो मेरी नौकरी चली जाएगी और तुम भी छुट्टी नहीं ले सकते। हाँ, हमें ये नहीं पता कि विजय उसे देखकर कैसा व्यवहार करेगा। रमा की आवाज टूटी। जैसे ही उसने आसपास देखा विजय कहाँ है। सभी ने मुख्य द्वार की ओर देखा। वो खुला हुआ था और धीरे धीरे हिल रहा था। विजय कहीं नजर नहीं आ रहा था। विजय, रमा चिल्लाते हुए बाहर भागी। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, न विजय न संतोषी। सावित्री बरामदे की दीवार के सहारे धम से गिर पड़ी और रोने लगी। हे भगवान, हे भगवान, मैंने तुमसे कहा था रमा, तुमने ऐसा क्यों किया? पर रमा सुन नहीं रही थी। वो दरवाजे के पास
जड़वत खड़ी रही। अशोक ने मेज से अपना फोन उठाया, घर की चाबियों पर झपट्टा मारा और चिल्लाते हुए आदेश देता हुआ बाहर निकल गया। अम्मा, घर पर ही रहना और फोन का इंतजार करना। यदि दरवाजे पर घंटी बजती है तो दरवाजा खोलने से पहले कड़ी लगाना मत भूलना। उसने रमा को मूर्छा से झकझोरा। तुम लिफ्ट से आओ, मैं सीढ़ियों से जा रहा हूँ। फिर वो तेजी से 2 सीढ़ियां एक साथ पार करता हुआ नीचे की ओर भागा। रमा कांपते हुए लिफ्ट पर चढ़ी। उसकी लिफ्ट में 7 मंजिल की यात्रा मानो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। उसने लड़खड़ाते हुए लॉबी में कदम रखा। कुछ ही क्षणों में अशोक भी हांफते हुए पहुंच गया। उसका हाथ पकड़कर वो बिल्डिंग से बाहर की ओर भागा। उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया था। न ही कोई अहाते में था और न ही पार्क में। बच्चों के पार्क में एक झूला हवा के झोंकों से अलसाया हुआ सा हिल डुल रहा था। मुख्य द्वार पर कोई नहीं था। इन सुरक्षा कर्मियों का बुरा हाव। चौकीदार, चौकीदार! अशोक रमा के साथ द्वार की तरफ भागते हुए चिल्लाया। अंततः उसने सुरक्षा कर्मी बहादुर को देखा और चीखा, क्या तुमने विजय को एक महिला के साथ आहते से बाहर जाते हुए देखा है, जो अभी कुछ ही देर पहले जबरदस्ती अंदर घुस आई थी? नहीं साहब, उसने उत्तर दिया। चलो दूसरे द्वार की ओर चलते हैं, अशोक ने कहा और दौड़ता हुआ अपार्टमेंट के पीछे के द्वार की ओर जाने लगा। रमा पर बेहोशी छाने लगी जब उसने भी अशोक की ही गति से भागने की कोशिश की। अचानक उसने बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर कुछ हलचल होते हुए देखी तो वो चिल्लाते हुए उस तरफ भागे। अशोक, वापस आओ! संतोषी सीढ़ियों के नीचे विजय को अपनी छाती से चिपकाए हुए बैठी थी। जब उसने उन्हें अपनी ओर आते हुए देखा तो वो उठकर खड़ी हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रमा चिल्लाई और विजय को खींचने की कोशिश की। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि विजय की दोनों बाहें संतोषी के गले से जकड़े हुई थी और वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। संतोषी ने बताया, अम्मा, मैं बाहर बैठी इंतजार कर रही थी, तभी आपका लड़का दौड़ते हुए बाहर आया और सीधे लिफ्ट में घुस गया। इससे पहले कि मैं उसे रोक पाती, लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए और वो नीचे जाने लगी। मैंने सीढ़ियों से लिफ्ट का पीछा किया। मैंने लॉबी में आपके लड़के को पकड़ा और वापस आपके घर की ओर चली गई। मैंने घंटी बजाई, लेकिन पति ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। अशोक को यह एहसास हुआ कि जब वो और रमा नीचे जा रहे थे तब शायद दूसरी लिफ्ट से संतोषी विजय को लेकर ऊपर आ रही थी। पर इस कहानी के बारे में कुछ तो अटपटा था। तुमने दूसरी लिफ्ट से नीचे जाकर विजय को खोजने की कोशिश क्यों नहीं की? उसने सवाल किया। और तुमने हमें क्यों नहीं बताया? संतोषी ने उसे अविश्वास भरी नजरों से देखा। साहब, मैं डर गई थी कि कहीं वो बच्चा किसी दूसरी मंजिल पर न उतर जाए और सीढ़ियों से गिरकर चोटिल न हो जाए। मैं उस वक्त सही और उचित के बारे में नहीं सोच पा रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि लिफ्ट सीधे नीचे जाकर रुकी। अशोक लज्जित हुआ। उसने रमा की ओर देखा और असहज ढंग से मुस्कुराया। मुझे लगता है तुम्हें अपनी नौकरानी मिल गई, उसने कहा। चलो सभी ऊपर चलें, घर पर अभी भी काम का पहाड़ पड़ा है। रमा संतोषी की ओर मुड़ी और कहा, शुक्रिया। क्या तुम ऊपर आओगी ताकि हम तुम्हारे काम करने की शर्तों को तय कर लें? संतोषी ने कोमल स्वर में विजय के कान में फुसफुसाया। वो हंसा और अपनी बाहें फैला दी। रमा ने विजय को अपनी बाहों में उठाया और उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें डबडबा आई थी। जैसे ही वे लिफ्ट में घुसे, अशोक ने दबी आवाज में अपनी पत्नी से पूछा, विजय संतोषी से इतनी आसानी से कैसे घुल मिल गया? वो तो बहुत भारी भरकम और डरावनी दिखती है। रमा ने जवाब दिया, बच्चे सरल और विश्वास करने वाले होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, शंकालु होते जाते हैं और किसी के भी ऊपर विश्वास करना हमारे लिए कठिन होता जाता है। फिर वो मुस्कुराई। या शायद विजय ने अपनी नई और मजबूत चाची को रक्षक के रूप में देखा। उसे पता था कि मैं उससे घर के बाहर भागने को लेकर नाराज होंगी। अशोक हंसा। संतोषी आदर पूर्वक उनसे कुछ दूरी बनाकर उनके पीछे खड़ी रही। जब लिफ्ट आई और परिवार ने अंदर कदम रखा, तब संतोषी ने रमा को कहते हुए सुना, और प्यारे सर्वश्रेष्ठ निर्णय दिल से लिए जाते हैं, दिमाग से नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि यदि मैं दिमाग का इस्तेमाल करती तो तुमसे शादी को राजी होती?